आप सभी का लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जो दिल्ली में हुआ है उसकी तो बात हो रही है। दिल्ली में 46, एक बार टेली देखिएगा आप, 46 सीटों पर रुझानों में बीजेपी जो है वो आगे है और 24 सीटों पर है आम आदमी पार्टी। इतना बड़ा नुकसान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं रही होगी आम आदमी पार्टी। और कौन बनेगा नया सीएम दिल्ली का? क्या वो वीरेंद्र सचदेवा होंगे, प्रवेश वर्मा होंगे, बांसुरी स्वराज होगी, या फिर विजेंद्र गुप्ता, और या फिर मनोज तिवारी, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा हर दौर में। और देखिए मनोज तिवारी की परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे तो उनका सक्सेस बहुत अच्छा है। क्या किसी युवा फेस के जरिए, किसी अटैकिंग फेस के जरिए बीजेपी आएगी? अब हमारा जो है देखिए सवाल ये, अब दिल्ली में नए सीएम के नाम पर चर्चा है। बीजेपी के बड़े चेहरों में मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, उसके बाद हम जिक्र कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता भी, बांसुरी स्वराज का भी जिक्र कर रहे हैं। तस्वीरें, जश्न शुरू हो चुका है, देखिएगा जरा। होली दिवाली सब मनाने लग गए हैं बीजेपी वाले। अच्छा, हक भी बनता है क्योंकि 1998 से सूखा झेल रहे थे, इतना बड़ा सूखा। केंद्र में 2 बार सरकार, तीसरी बार आ चुकी है और ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया था। विपक्ष वाले चुटकियां लेते थे कि दिल्ली हार जाते हैं, हालांकि लोकसभा की 7 सीटें क्लीन स्वीप करते थे, लेकिन इस बार 46 सीटें, बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का आप देख भी सकते हैं। और वोट शेयर में भी इजाफा, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन जश्न शुरू हो चुका है, चर्चा भी हम शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें देख लीजिएगा, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। सीएम फेस कौन होगा? मनोज तिवारी का जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सांसद रहने के अलावा बीजेपी को दिल्ली में मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। सीएम जिम्मेदारी सौंप सकती है पार्टी। वो अलग बात है कि नाम आगे है, वैसे पर्ची का भी जिक्र होता है, क्योंकि आप स्पेक्यूलेशन करते रहिए, आप अनुमान लगाते रहिए और एकदम से एक पर्ची आती है और फिर वहीं से सीएम कैंडिडेट भी आता है। ऐसा भी हुआ है। खैर, इस पर बातचीत करेंगे मेहमानों से, लेकिन तस्वीरें देखिएगा। और ये मौका दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी समय बाद मिला है। एक बार सुना दीजिए जश्न। तो जश्न शुरू हो गया, होली दिवाली मनाई जाने लगी। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से, फराज किदवई जी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उमा शंकर पांडे जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और नीलू रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, बधाई स्वीकार करिए। जो अभी हम देख रहे हैं तस्वीर, जो नंबर्स देख रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि आपका अधिकार बनता है, अब जरा बता दीजिए सीएम फेस कौन होगा। उसके बाद मैं सारे किंतु परंतु नंबर से बात कर लूंगी। नहीं, देखिए, बधाई तो दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए, जिन्होंने एक शानदार फैसला किया है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और जिनत जी, देखिए, हम 27 साल पहले ही चलते हैं। हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए थे। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री हुए, साहिब सिंह वर्मा जी हुए और सुषमा स्वराज जी हुई। दिल्ली किस नैतिकता पे चलती थी, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि हवाला की डायरी में एक नाम आया, मदन लाल खुराना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसी दिल्ली में भ्रष्टाचार में जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। इस्तीफा कब दिया? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप सीएम के ऑफिस नहीं जाओगे, आप सिग्नेचर नहीं करोगे। तो दिल्ली वासियों ने भी ये परीक्षण किया कि किस नैतिक मूल्यों पर दिल्ली में सीएम चलते थे। और उसी दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राजनीति शुरू की थी कि राजनीति बदलने आए हैं, और जिन्होंने खुलेआम कुर्सी पे ऐसे चिपकने का प्रयास किया कि भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में बंदी रहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी, कुर्सी किसे प्यारी नहीं है सर? कुर्सी किसे प्यारी? मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया कि एक भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुराना जी उसी दिल्ली के सीएम थे, जिन्होंने डायरी में नाम क्यों ला गया था और बाद में जांच में वो बरी भी हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये नैतिकता के मापदंड दिल्ली के थे। और देखिए, एक हमारे पास एक ऐसा फेस था नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिसकी गारंटी पर दिल्ली वासियों को भरोसा था।
दिल्ली की महिलाओं को भरोसा था, जो दिल्ली में बाहर से आके जिन्होंने अपने भविष्य को संवारने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनको भरोसा था। वहीं झूठ और फरेब से 11 साल दिल्ली को बर्बाद करने वाले अरविंद अब शॉर्ट में, क्योंकि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, 5 बड़े कारण बता दीजिए कि आपको दिल्ली वालों ने चुना है। 5 बड़े कारण। देखिए, या तो आपके अपनी अचीवमेंट्स या तो आप केजरीवाल जी का जिक्र करें कि नहीं, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, इसलिए देखिए, बाहर हो गए। जीनत जी आप लंबे समय तक दिल्ली रही हैं। दिल्ली में जो कुछ भी आज अच्छा है वही अच्छा है जहां केंद्र सरकार की योजनाएं लागू हो रही हैं। ईस्टर्न पेरीफेयर से लेके जो हवाई अड्डे की तरफ सड़क जाती है, जो प्रगति मैदान के नीचे से जो सुरंग बनी, तमाम जो जाम से बचाव हुआ वो केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं थी वो सुंदर दिखती है। केजरीवाल जी के पास आज म्युनिसिपल भी था, ठीक है, एमसीडी भी थी। एक मिनट, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। पौड़ी से तस्वीरें सीधा आ रही हैं, एक बार उन्हें सुनते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 7 वर्ष तक प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ कार्य करके इस विद्यालय को उस समय साधन के अभाव में भी चमकाने का काम किया था। ऐसे परम सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईजीएल इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड श्री उमाशंकर भरतिया जी, निदेशक आईजीएल श्री वेदांत झावर जी, निदेशक एजुकेशन एलायंस श्री अमिताभ तिरमानी जी, आईजीएल के महाप्रबंधक श्री एसके शुक्ला जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सभा ठागर और पंचूर से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे यहां पर पुनः आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो उस समय विद्यालय का भवन और आज विद्यालय परिसर में जो भवन है, यह एक नई काया और कलेवर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। यहां पर अनेक गतिविधियां पिछले 1 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुई हैं। वह इन बच्चों की गतिविधियों से और उन बच्चों के कार्यक्रमों के माध्यम से भी एक झलक हम सबको इसके माध्यम से देखने को मिली है। मैं इन सभी कार्यक्रमों को, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आज कार्य कर रही है और निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट कर रही है, ऐसे यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी को और सीएसआर निधि से इस पूरे कार्यक्रम को इन विद्यालयों के कायाकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं श्री उमाशंकर भरतिया जी को, आईजीएल परिवार को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा गया है कि नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम यह विद्यते, यानी किसी को ज्ञानवान बना देना, इससे बढ़कर के पवित्र दूसरा कोई कार्य इस दुनिया में नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक आधार तैयार कर लेना, ये जो कुछ भी है उसके लिए एक आधार तैयार करने का काम किया है आईजीएल फाउंडेशन ने। टिकरिंग लैब यहां पे बन चुकी है, यहां पे स्किल लैब बन चुकी है, स्मार्ट क्लासेस बन चुकी हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के वर्चुअल क्लासेस के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम है। हम भी
पीछे न रहें। पहले साधन नहीं थे, जो कुछ था उसके अनुरूप उस प्रकार की व्यवस्था मिलती थी। आज साधन है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम उन साधनों को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य तब आगे बढ़ सकता है जब सरकार पीछे रहे और समाज आगे आए, तब परिणाम आ सकते हैं। जब सरकार आगे रहेगी तो समाज फिर उससे दूरी बनाता है, और इसलिए सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का विजन हो, लेकिन उसको लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन का पक्ष समाज को निभाना पड़ेगा। समाज जब उसको निभाता है तो उसके परिणाम भी उतने ही रोचक तरीके से हम सबके सामने आते हैं। पहले साधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग जब यहां पढ़ते थे 1977-78 से लेकर के 1983, 83-84 तक, 83 तक, उस समय की स्थितियां कुछ और थी। साधन नहीं थे, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहां की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था, साफ सफाई से लेकर के, पेयजल की व्यवस्था से लेकर के, बागवानी से लेकर के, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। अगर वे बाल सभाएं नहीं होती तो हम लोग भाषण देना ही नहीं सीख पाते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन सकते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। समय समय पे खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी, प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया जाता था, एक नई प्रेरणा प्रदान की जाती थी, बताया जाता था, और उसका परिणाम हम सबके सामने आता था, दिखता था, लोगों को बताया जाता था कि हां, ये कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ने हैं। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उस समय के निकले हुए बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए, लेकिन साधन होने के बाद जब समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर वह किसी भी चुनौती से जूझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और मैं इस बात के लिए यहां पर आज धन्यवाद दूंगा कि ये साधन यहां पर सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी अब अपना साधन देकर के उसको और उपयोगी बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें आज यहां पर यह सुविधा उपलब्ध करवा करके आईजीएल फाउंडेशन ने एक नहीं 4 विद्यालयों के लिए, थांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथाणी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को भी आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे जब हम लोग बच्चों को पुरस्कार वितरण कर रहे थे, मैं उनके चेहरे की चमक से बता सकता था कि वास्तव में उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, वे कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनके मन में अब एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है देख करके, एक औपचारिकता नहीं, और मैं तो कहूंगा कि अब तो सरकार के स्तर पर बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं।
हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए। सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही कि क्या क्या सुविधाएं हम बना उसमें आगे उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले, हर स्कूल को भेजे, हर बच्चे को स्कूल में भेजे, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए। और यहां पे जो बात कर रहे थे हमारे जो उस समय यहां के प्रधानाचार्य थे राजेंद्र सिंह रावत जी, वो बता रहे थे, यानी मुझे याद है कि अभिभावक कभी नाराज नहीं होता था अगर बच्चे की पिटाई होती थी तो। हमारे जो उस समय गुरुजन थे राजेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में तो डंडा जरूर रहता था और वे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही अनुशासित भी रहते थे, उतना ही रचनात्मक भी थे। समय देते थे, पूरा समय देते थे, अतिरिक्त समय भी देते थे। अब बच्चों के घर में भी जाते थे, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बताते थे, नई चीजों के बारे में अवगत कराते थे। उस समय टेलीविजन नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आते थे, लेकिन देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, मॉर्निंग असेंबली यानी सुबह की जो प्रार्थना सभा होती थी उसके बारे में बच्चों को अवगत कराते थे। देश के अंदर क्या निर्णय या प्रदेश के अंदर सरकार ने क्या निर्णय लिया है, उस समय की जानकारी बताई जाती थी। बच्चों को भी कौन प्रधानमंत्री देश का है, कौन राष्ट्रपति देश का है, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन सरकार क्या कार्यक्रम करना चाहती है, कल अवकाश है तो किस कार्य के लिए अवकाश है, ये तो बताए। प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी बाकायदा उस समय दी जाती थी। हम भी उस रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, उस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, समाज भी अगर उस जिम्मेदारी के साथ जुड़ेगा तो परिणाम कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। और उस परिणाम को लाने के लिए, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा और उस पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। और मैं तो खास तौर पर यहां के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धन सिंह रावत जी को, कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रहे थे, आपके साथ सहयोग के लिए यहां पर यह फाउंडेशन भी अब आपके साथ तैयार है। जो भी यहां पे विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए, उनके कार्य कायाकल्प के लिए वे यहां पर योगदान देने को तैयार हैं, करेंगे। और रेणु बिष्ट जी यहां के विधायक है, तो विधायक के साथ साथ एक साथ 4-4 विद्यालयों का यहां रिनोवेशन का कार्य हो गया है। चारों जगह उनका नाम लिख दिया, तो मान के चलिए कि इतना वोट तो उनका पक्का हो गया है। इतना वहां आएंगे, देखेंगे उनको, और समय समय पे जरूर इन बच्चों का हालचाल लेने के लिए आएंगे, तो और भी पक्का होता जाएगा। तो ये आज के इस अवसर पर मुझे कहना था। कुछ दिनों के बाद कुछ और भी विद्यालयों का यहां पर हम लोग करेंगे। चमकोट खाल में इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है, यमकेश्वर में भी एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य इंटर कॉलेज का हो रहा है। डिग्री कॉलेज बिथाणी में गवर्नमेंट के द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के वहां पे साइंस ब्लॉक के निर्माण और स्टेडियम के निर्माण का कार्य उत्तराखंड सरकार वहां पे करा रही है। यानी पहले साधन नहीं थे, सोचिए पहले कोटद्वार और ऋषिकेश में ही डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, अब आपके घर में कॉलेज आ गया है। बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, खूब पढ़ाइए उनको, क्योंकि जितना बच्चे पढ़ेंगे, जितनी जानकारी लेंगे, वही उनके भविष्य के निर्माण में उपयोगी होगा। मैं आज के इस अवसर पर यहां पर, ये मेरी जन्मभूमि है और यहां पर यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, मैं उनको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पिछली बार भी यहां आए थे, तीरथ सिंह रावत जी
मुख्यमंत्री और सांसद के रूप में कई बार उनका इस क्षेत्र का दौरा हुआ है और सतपाल महाराज जी का और धन सिंह रावत जी का तो सानिध्य आपको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आईजीएल फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबके सहयोग से यहां के हर एक ग्राम पंचायत से जुड़े हुए विद्यालयों के रिनोवेशन के कार्यक्रम को सीएसआर निधि से और सरकार के सहयोग से यहां उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सुन रहे थे और हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और देखिए एक बार नंबर्स देख लीजिए, 46 जो सीटें हैं बीजेपी, 24 पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, जो अभी का ताजा अपडेट है। दिवाली होली दोनों मनाई जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं और 7 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री खुद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। मनीष शुक्ला जी को हमने सुना। फराज किदवई साहब, मिल्कीपुर में क्या हुआ, और दूसरा दिल्ली में आप गए थे अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन करने, ये कहते हैं डबल झटका। मैं इस पर बात करूंगी। एक बड़ी खबर आ गई है, विश्वासनगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीत गए हैं। अब तो नाम आ जाएगा, कोंडली से आपके कुलदीप कुमार जीत गए हैं। कुलदीप कुमार को एक बार फिर से मौका मिला था, कुलदीप कुमार जीत गए। विश्वासनगर से बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीते हैं, तो अब क्लियर होना शुरू हो जाएगा और वो सबसे पहले आपका अपना चैनल आपको बताएगा। हालांकि जो मैं देख भी पा रही हूं, अभी भी प्रवेश वर्मा आगे हैं और अरविंद केजरीवाल पीछे हैं 1170 वोटों से। अब जो तस्वीर है, जो 46 और 24 को आप देख रहे हैं, दरअसल एग्जैक्ट नंबर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। और फिर बहुत सारी बातें, कई एंगल्स हैं। बीजेपी किन बड़े विषयों के साथ मैदान में आई और ये नंबर आते हैं 98 के बाद से। आम आदमी पार्टी से कहां पर चूक होगी, क्या लिकर स्कैम जो रहा कथित, उसने इमेज को डेंट किया, बहुत सारे सवाल हैं। एक और बड़ी खबर, और मनीष सिसोदिया, जैसा कि लग रहा था सीट फंस गई है, जो मेरे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक वो हार चुके हैं। त्रिनगर से बीजेपी के तिलक राम गुप्ता जीते, लेकिन मनीष सिसोदिया हार गए हैं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हें बकायदा भेजा गया था कि चलिए पटपड़गंज में आप पिछली बार फंस गए थे, आप जंगपुरा चले जाइए अपने विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काट के। लेकिन जिस कथित शराब घोटाले की वजह से उनकी कुर्सी चली गई थी, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, वो इस बार विधायकी भी ले गया। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार चुके हैं। बड़ी खबर, यानी कि क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बना। अभी अन्ना हजारे को आपने सुना था, वो यही कह रहे थे, शराब 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 में बह गए, मैं तो समझाता रह गया। अब देखिए, जब से पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक प्रवीण कुमार का टिकट काटा था, लग रहा था सिसोदिया को मैदान में उतारा कि कुछ गड़बड़ है, आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी, लेकिन हार चुके हैं। मुश्किल से पटपड़गंज से चुनाव जीते थे, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, और बीजेपी लगातार सिसोदिया पर ही मैदान कह रही थी, बीजेपी के मैदान छोड़ रहे हैं। और लिकर स्कैम में जब आप देखेंगे, 27 साल बाद जो है बीजेपी, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है। और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम आ रहे हैं, पीएम का क्या सेलिब्रेशन रहेगा? देखिए, शाम को राष्ट्रीय कार्यालय में आएगी। अभी आएगा, चर्चा हो रही है कि सीएम भी हो सकते हैं। देखिए, बड़ा झटका है, बड़ा फेस जो है वो हारे। फराज जी, मिल्कीपुर भी फंस गया, दिल्ली में आप गए थे समर्थन देने, खूब रैलियां की अखिलेश यादव ने, कुछ भी काम नहीं आया। क्या फंस गया? मिल्कीपुर कहां फंसा है? जीत रहे हैं आप। फंसा है देश का लोकतंत्र। कैसी बात कर रही हैं आप? आज देश का लोकतंत्र फंस चुका है पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिल्ली के ऑफिस में एक कैदी को कैद कर रखा है। आपको पता है वो कैदी कौन है? मुझे एक बात बताइए, इन बातों से जो आप बातें कर, इन बातों से चुनाव जीते जाते हैं क्या ग्राउंड पर? इन बातों से ये लोकतंत्र फंसने की बात तो आप करते रहे लंबे समय से। सुनिए जीनत जी, सुनिए, देखिए, इन बातों से लोकतंत्र का जो चीरहरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहले तो हमको उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। अब दो बातें हैं। सब देखिए, मैं आपको ऐसा नहीं कि खाली मैंने बोल दिया कि लोकतंत्र को इन्होंने कैद कर रखा है तो ये एक स्टेटमेंट है। आप एक बात बताइए, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1 तारीख को बजट आता है देश का, उसमें मिडिल क्लास के लिए आप 12 लाख की इनकम तक के कुछ बेनिफिट्स देते हैं।
उसके दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी न्यूज़पेपर में दिल्ली में इश्तेहार क्यों देती है कि मोदी जी ने ऐसा बजट दिया जिससे दिल्ली के मिडिल क्लास की जनता को फायदा होगा? बताइए, ये इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये धज्जियां उड़ाना है कि नहीं आचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीना जी? आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि जो पार्टी भारत में बजट का, सेंट्रल बजट का, देश के बजट का इस्तेमाल 70 सीट वाली दिल्ली विधानसभा के लिए कर सकती हो, वो किस हद तक जाएगी? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि लोकतंत्र को बंदी बना करके रखा है। जीएनसीटीडी एक्ट 2021 को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता का जो जनादेश था उसका अपमान अध्यादेश ला करके किया था कि नहीं किया? मनीष सिसोदिया को सुनते हैं। दूरी बनाएंगे तब ना, आराम से कीजिए ना, दूरी बनाइए ना, थोड़ी दूरी बना लीजिए, थोड़ा पीछे कर लीजिए क्या? जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। सूरी जो है वो हारे हैं, मनीष सिसोदिया भी हारे हैं। अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिएगा, जल्दी से। हार होती है, जीत होती है। दूसरी बात, मैं अभी जो लोकतंत्र की बात कर रहा था, ठीक है, हम लोग नंबर्स पर बात कर लेंगे। जनता का जो जनादेश है वो सर आंखों पर हमेशा रहता है। क्या 2021 में जीनत जी, मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर चार्जेस? ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं, ये माननीय मद्रास के उच्च न्यायालय ने बोला था। क्यों बोला था? जब इतनी बड़ी टिप्पणी 1947 के बाद से लेकर के आज तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट ने की हुआ, बताइए, मैं टीवी पर आना छोड़ दूंगा। टिप्पणियों पे बहस करेंगे तो वो तोता और वो सब हमने अलग अलग एजेंसीज को लेकर सुना। माननीय उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं। चुनाव पर बात कर लेते हैं ना, अभी तो नतीजों पे बात कर लेते हैं ना। देखिए, अब इसको तो आप घर पर बैठ के जब एनालिसिस करेंगे ना तब करना सर। अभी मिल्कीपुर पर बात कीजिए, कहां कमी रह गई? मैं बता तो रहा हूं, कमी। दिल्ली में गए थे आप साथ देने, कहां फंस गए ये बताइए जल्दी से। मैंने बताया तो, फंसा भारत का लोकतंत्र है, फंसा भारत का लोकतंत्र है। और दूसरी बात, इनकी सीटें तो कम आई, चाहे आप मिल्कीपुर की बात करिए और या आप करिए दिल्ली की बात। मुझे सुनिए पूरी बात जीनत जी, 15 घंटे का करीब चुनाव प्रक्रिया होती है। मुझे 15 घंटे के लिए पुलिस और प्रशासन दे दिए मेरे हाथ में, दिल्ली में 70 की 70 सीटें जीत करके दिखा दूंगा। जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में सभी 70 सीटों के रुझान का हम जिक्र कर रहे हैं। 48 और 22, 46-24 था, 48-22 हो गया है। ये जो एग्जिट पोल आए थे कमोबेश एग्जैक्ट साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिन अब एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, एक दो एजेंसीज को छोड़ देते हैं तो ईसी के आंकड़ों में सभी 70 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं और 48 सीटों पर बीजेपी है। 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचेंगे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। खुश हैं बहुत सारे कार्यकर्ता, होली दिवाली दोनों मना रहे हैं। एक प्रतिक्रिया मैं उमा शंकर जी आपसे ले लेती हूँ जल्दी से। उमा शंकर जी, 13 में बाहर, 15 में शून्य, 20 में शून्य, शून्य से प्यार हो गया है सर? अभी भी शून्य से मुझे लगता है कि किसी को प्यार नहीं है। हमने चुनाव लड़ा, पूरी मजबूती से लड़ा, हमारी लीडरशिप ने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और शायद उसका ये नतीजा है कि जो हमारा वोट परसेंट 2 गुने से ज़्यादा हो गया। हाँ, ये ज़रूर हमारे लिए निराशाजनक विषय है कि हम इस बार भी जो है खाता खोलने में सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि क्या अहंकार ही सब कुछ है? क्या आप गलत करेंगे और उसका दोषारोपण आप कांग्रेस पार्टी पर करेंगे? क्या यही हर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी अपना बना के चलेगी? आज कल से मैं सुन रहा हूं आम आदमी पार्टी के तमाम लोग कांग्रेस पार्टी पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जितना हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, हम करीब 18,000 वोटों से पीछे थे और करीब 2.5 लाख वोट लेके ये गए। गुजरात में करीब 8% वोट से हम पीछे रहे, गोवा में, और ये उतना वोट लेके गए। जब हर बात पे ये भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने डील कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी को अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। उनको सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाना चाहिए और राजनीति से या तो अरविंद केजरीवाल जी को किनारा कर लेना चाहिए या खुल के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लें। इतनी सारी चीजें जानते हैं, गोद में बैठने की बातें कर रहे हैं आप। क्या आप आपके बारे में पहले नहीं जानते थे जब आप लोकसभा में साथ? हाँ, बिल्कुल जानते थे।
तो बिल्कुल क्या जानते आप थे। या तो लोगों को आप लोग सोचते हैं कि ठीक है उनका पॉलिटिकल विवेक नहीं है, या तो अपने कंफर्ट में तो आम आदमी पार्टी बहुत प्यारी हो गई, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की रैली में जाते हैं प्रचार करने। That's why I'm asking. Give me a space to say no. Give me a space to Okay, say no. fine, fine. If you don't give me that space, then you'll feel Okay, offended. sure. Then men feel offended if someone says something. Sure. वो एक प्रेशर है, एटीट्यूड में भी थोड़ा सा, और वो है, वो समझ में भी आता है। बताइए सर, देखिए एक दूसरे के साथ मन साझा करते हैं, वोट मांगते हैं, तो या तो आप लोगों को सोचते हैं कि ठीक है इनके दिमाग के साथ एक्सपेरिमेंट कर से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर दिखाइएगा जरा, आतिशी से जुड़ी खबर आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये जो बड़े चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, तनाव देखिए, स्ट्रेस। वैसे राजनीति के पंडित जिस दिन वोटिंग थी उससे एक दिन पहले जब मनीष सिसोदिया का एक वीडियो आया था, उसमें ही कह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि गए। बीजेपी ने केजरीवाल के किले को चारों तरफ से घेर लिया है। मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, बड़ी खबर। और बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, एनालिसिस होगा, आप मंथन करते रहिए। आपके सुल्तान केजरीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप संयोजक हैं राष्ट्रीय पार्टी का। देखिए मुख्यमंत्री आतिशी हार के करीब है। और शुरू में हम कह रहे थे बीजेपी ने जो टिकटिंग की, टिकट जो बांटे, और दो चेहरों का नाम जब सामने आया, प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने और उधर रमेश बिधूड़ी, समझ में आ गया था कि चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ा जा रहा है। बीजेपी कोई आज से काम नहीं करी थी इस पे। एमसीडी इलेक्शन में जिस तरह के नतीजे आए थे उसके बाद से बीजेपी तैयारी करके बैठी हुई थी। और जब लोकसभा चुनाव में टिकटों का वितरण हुआ और जब प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को टिकट नहीं मिली थी, तब समझ में आ गया था कि ये विधानसभा के लिए इन्हें बचा के रखा गया है। जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरह की इनकी पॉलिटिक्स है, और जिस तरह के वोट बैंक को ये साधते हैं, और एग्रेसिव पॉलिटिक्स इन दोनों ही नेताओं की। बयानों पर तो डिबेट होती ही रहेगी, लेकिन ये समझ में आ गया, ये सब अपनी सीटें जो है, मनीष सिसोदिया के बारे में जानकारी आ गई है, फंस चुकी है। अरविंद केजरीवाल 1844 वोटों से पीछे चल रहे हैं, जो फिलहाल इलेक्शन कमीशन की साइट पर हम देख पा रहे हैं। और आतिशी का भी हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी पिछड़ी हुई है। जल्दी से सर बोल दीजिए, हार के करीब है आतिशी, शॉर्ट में। ये जो सिचुएशनल पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने लोगों के साथ किया, हाँ ठीक है सर, वो नुकसान इतना बड़ा पहुंच गया। क्वेश्चन पूछेंगे, सुन लीजिए। अरे बोलिए सुनने सर, की आदत डालिए नहीं, मुझे आप मैं ये मानती हूँ कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस है। नहीं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो जनादेश है वो कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करती है। लेकिन कई बार जो मैं कह रहा हूं, अब अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो अपने ही शरीर को चीरफाड़ करना पड़ता है और कष्ट को सहना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी जो गई वो सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र को बचाना था। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ के एक एक करके जेल से छूटते रहे। हरियाणा की डील थी ये, गुजरात में डील थी इनकी, गोवा में डील थी, हिमाचल में डील थी, उत्तराखंड में डील थी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने आए थे। क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे रिचार्ज है। आप समझिए, आपके ही चैनल पर एक बार डिबेट पे मैंने सुना, आरएसएस के अशोक सिन्हा जी थे, वो कह रहे थे ब्रजेश मिश्रा जी के साथ कि हम सारी भीड़ तो रामलीला मैदान में हमारी थी, हमने ताकत लगाई थी, और ये दूसरी तरफ जाके जो है राजनीति में आ गए। तो इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना कांग्रेस के खिलाफ एक छोटा रिचार्ज बना के लाई थी। मैं फिर भी कहूंगी शब्दों का ध्यान, शब्दों का इस्तेमाल, ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। शब्दों का इस्तेमाल किसी भी नेता के लिए आप सभी जो है, कौन सा शब्द गलत है मुझे बताइए। इस तरह के वर्ड्स मत, मुझे बताइए ना कौन सा शब्द सर, इस तरह के वर्ड्स मत। छोटा रिचार्ज गलत है क्या? ठीक है, छोटा रिचार्ज गलत है? नीलू रंजन जी सर, इतना कौन सा शब्द गलत है मुझे बताइए। एक सेकंड, इतने मुझे प्लीज बताइए कौन सा शब्द गलत है? एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, कौन सा एक सेकंड मेरी बात सर, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत है नहीं, नॉट एग्रेसिव, प्लीज मुझे बताइए कौन सा शब्द इसमें। नीलू रंजन जी, जिन्होंने वो काम करके दिखाया है जो पिछले आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी जंगपुरा विधानसभा में नहीं जीती, और आज सारे कार्यकर्ताओं के, सारे जो हमारे विचारधारा के लोग थे, उन सबके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी का फूल जंगपुरा में खिल चुका है। और सिर्फ जंगपुरा में ही नहीं, पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भगवान श्री राम टूट गई झाड़ू, टूट
रंजन जी, क्या हुआ दिल्ली में? कौन से वो बड़े फैक्टर्स रहे जिसने आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा डेंट दे दिया? क्या होगा आगे इसका भविष्य, वो बात की बात है। केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार पे जो दाग लगा, डेंट लगा, करप्शन का आरोप लगे, शीश महल का जो है वो चिपक गया उनके ऊपर कि ये दूध के धुले नहीं है। जो उनका यूएसपी था कि ईमानदारी का, वो यूएसपी खत्म हो गया। दूसरी बात देखेंगे कि इस बार चुनाव में जो है वो पिछले 12 साल में कुछ नहीं हुआ, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी, ये मुद्दा हावी रहा जो फ्री बीज पे था। और जो फ्री बीज जिसके बल पे जो 67 और 62 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती थी, वो फ्री बीज सभी पार्टियों ने, भाजपा ने, कांग्रेस ने, सबने कह दिया। प्रधानमंत्री बार बार बोलते रहे कि जितनी भी चीजें आपको मुफ्त में दी जा रही हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन फ्री बीज जो मुफ्त बिजली और पानी का जो मुद्दा था, वो बिजली तो ठीक है मिल रही थी, लेकिन पानी जो है वो गंदा पानी जो आता था, वो पूरी दिल्ली में शिकायत थी कि पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। जो सड़कें थी, गलियां थी, वो बिल्कुल खराब थी, शिवन का पानी अब बाहर बह रहा था। तो फ्री बीज पे ये चीजें जो मुश्किलें हैं वो बहुत हावी हो गई। और मुझे पहले से ही लग रहा था कि इस बार जो है अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। तमाम तरह के एनालिसिस जो आ रहे थे उससे यही साबित हो रहा था। और जिस ढंग से वो लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे थे, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उसे साफ लग रहा था कि वो उन्हें भी पता है कि इस बार हम चुनाव में फंस चुके हैं और किसी न किसी तरह से कुछ सब वर्ग को जोड़ने की कोशिश करो। लेकिन उनकी जो ये कोशिश थी वो सफल नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा जो श्रेय देना होगा वो देना होगा भाजपा को कि चुनाव के पहले तक कोई रैली नहीं हुई थी, कहीं नहीं थी, उम्मीदवारों की घोषणा वो पीछे रही। और आप कह लें कि जेल से बाहर आने के बाद से ही केजरीवाल चुनाव की तैयारी में लग गए थे। दिसंबर में ये कहा जा रहा था कि भाजपा कहाँ है, वो लगातार अरविंद केजरीवाल मुद्दे सेट कर रहे हैं और उस मुद्दे पे भाजपा रिएक्ट कर रही है। उल्टी बात कैसे हो रही है? लेकिन पिछले एक महीने के कैंपेन में भाजपा बहुत सधे कदमों से और सही दिशा में आगे बढ़ी और अरविंद केजरीवाल की जो कमजोरियां थी, खास तौर पे शीश महल का मुद्दा है, वो प्रधानमंत्री लगातार उठाते रहे, सब लोग उठाते रहे, जो उनका करप्शन का मुद्दा था। और जो दिल्ली वालों की जो दिक्कतें थी, एक पॉइंट और सर, क्या एक पॉइंट और सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलराइजेशन से बचा गया इस बार, ताकि एक मुश्त वोट जो है वो आपके खेमे में ना चला जाए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? इश्यूज तो थे, पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, गैस चैम्बर बन जाते, दिल्ली कूड़े का पहाड़ है, पूरा एमसीडी इलेक्शन कूड़े के पहाड़ पे हो गया, वो वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि पोलराइजेशन वाला एक एक्सपेरिमेंट भी बहुत स्ट्रांग रहा कि बचा गया इससे? नहीं, दिल्ली में पोलराइजेशन कभी हुआ भी नहीं है, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 10-12% ही वोट है यहाँ पे और 10-12 सीटों पे ही मुस्लिम वोट है। तो पोलराइजेशन की कोशिश किसी ने नहीं की। हाँ। यहाँ तक कि आप देखेंगे केजरीवाल को, तो केजरीवाल भी कभी मुस्लिम वोटों के लिए नहीं गए। वो मंदिर जाते रहे, वो तमाम हिंदुओं की बात करते, हिंदू मुद्दे उठाते रहे। तो ये मान के वो चलते रहे कि मुस्लिम वोट कहीं जाएगा नहीं, भाजपा के खिलाफ हमारे पास भी आएगा। और भाजपा भी उस ढंग से पोलराइजेशन में नहीं गई, क्योंकि उसको पता था कि पूरे दिल्ली में जो मुस्लिम के अगेंस्ट जो पोलराइजेशन का मुद्दा है वो नहीं चल सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटे से पॉकेट में है और कम सीटों प्रभावित करती है। तो दिल्ली में कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उस ढंग से नहीं आपके रहा। पास आएंगे, बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी खबर है ये, और एक नया तरह का, देखिए ऐसा लग रहा था जो उनका किला है, अभेद किला, वो तो ढह गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, अपना चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 22,034 वोट प्रवेश वर्मा को मिले थे, अरविंद केजरीवाल को 20,190 वोट, तकरीबन 1,844 जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। जिस दिन टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर की थी उस दिन समझ में आ गया था कि गए, फंस गए हैं। और ये बात सही कही आपने रंजन जी की, बीजेपी ने एक महीने तक बहुत शांति, चुनाव से एक महीने पहले तक वो शांत थी, अंदर खाने काम कर रही थी, पूरा काडर लोगों के बीच में जा रहा था, पन्ना प्रमुख, मेरा बूथ सबसे मजबूत, एक एक गली जाना, लोगों के घरों तक जाना, और यहां पर चूक गए। शीश महल मुद्दा बना है, पानी मुद्दा बना है, कहा गया 2100 रुपए जो देने की बात हुई थी वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बीजेपी आई, कहती है हम 2500 रुपए देंगे,
मुद्दा बना है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, आज की ये सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, सबसे बड़ा फेस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, उनके पॉलिटिकल करियर को देखिए आज अरविंद केजरीवाल उसी जगह पर खड़े हो गए हैं जहां पर एक समय पे शीला दीक्षित खड़ी हुई थी। आप जरा इस पॉलिटिक्स को समझिए, जहां पर शीला दीक्षित खड़ी हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हराया था। जिस तरह की बयानबाजियां हुई वो तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है आज की। आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आती है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ती है, चेहरा होते हैं अरविंद केजरीवाल, 70 में से 28 सीटें जीत जाती है। 49 दिन की सरकार चलती है, इस्तीफा दे देते हैं। लोकपाल विधेयक की मांग की थी। लोकपाल की जब बात होती है तो फिर अन्ना हजारे साहब याद आते हैं। आज कह रहे हैं हम तो समझाते रह गए, शराब शराब शराब, आप माने ही नहीं। 2015 में चुनाव हुआ, जबरदस्त वापसी, 67 सीटें। उसके बाद आप सोचिए क्या मुद्दे थे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार। और नई दिल्ली सीट के बारे में एक और चीज आपको बता देते हैं, नई दिल्ली की सीट सीएम तय करती है। और हम तो चर्चा कर रहे हैं, अभी मैं मनीष शुक्ला जी से पूछ लूंगी, बताएंगे नहीं तो भी बताना पड़ेगा दबे शब्दों में भी कि कौन होगा, क्या प्रवेश वर्मा होंगे। अंदर खाने कहा जाता है कि अमित शाह के करीबी हैं और बहुत पसंद करते हैं अमित शाह। खैर, ये आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारे हैं तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्या स्थिति होगी, वो क्या सोच रहे होंगे। उनके पॉलिटिकल करियर का भी हमने जिक्र किया, 2020 के चुनाव में किस तरह से वो जीते थे। और आज अरविंद केजरीवाल वहीं पर खड़े हो गए हैं जहां पर कभी शीला दीक्षित थी। 3 बार सरकार कांग्रेस की बनाती हैं वो, और कहा गया कि दिल्ली को दिल्ली बनाया शीला दीक्षित जी ने। और भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल उनको हराते हैं, बड़ा चेहरा बनते हैं और माना गया कि एक इंडियन पॉलिटिक्स को वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एक रेवोल्यूशन लाएंगे, क्रांति लाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर अपना चुनाव हार गए हैं। और बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस, साइकोलॉजी, ये सारी बातें होती है, मुद्दों की बातें होती है। लेकिन एक बात जो नजर आ रही है कि दिल्ली वालों ने काम पर वोट किया है। क्या रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रखा था दिल्ली वालों ने क्या? मनीष शुक्ला जी जल्दी से शॉर्ट में अपना रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, अगर एक लाइन में कहें तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। अगर किसी को ये घमंड हो जाएगा कि मैं मालिक हूं दिल्ली का, तो उसको जनता जिस वोट से बैठाती है उसी वोट से इन परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देती है। जैसे आज आम आदमी पार्टी ही नहीं चुनाव हार रही है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, वो सब लोग हार गए जिन्होंने जनता से झूठे वादे किए थे, अहंकार भरे शब्दों में बात किया था। जनता ने उनको सबक दिया है कि मालिक केवल लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, शब्द प्रयोग होता है, वही है। देखिए, दूसरी बात मैं कहूँगा, दिल्ली की जनता को परिणाम परक सरकार की जरूरत थी। 10 साल से ये कहते रहना कि पोल्यूशन है तो पंजाब जिम्मेदार है, पंजाब में सरकार बन गई तो हरियाणा जिम्मेदार है, पानी खराब है तो हरियाणा जिम्मेदार है, कभी उत्तर प्रदेश जिम्मेदार है। तो जिम्मेदारियों, मुख्यमंत्री हम बनेंगे और जिम्मेदारी पंजाब निभाएगा, कभी हरियाणा निभाएगा, कभी उत्तर प्रदेश निभाएगा, कभी केंद्र सरकार निभाएगी, कभी एमसीडी निभाएगी, और एमसीडी में आ जाएंगे तो दिल्ली सरकार नहीं करने देगी। तो जनता ने इनका असली चेहरा पहचान लिया था। जनता को परिणाम चाहिए और जनता को जो वादे निभाने वाले लोग हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी का क्या जो फेस है, जो चेहरा है, जो उनके वादे, लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे विश्वास व्यक्त किया। देखिए, ये दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया, तमाम नेता चुनाव हारेंगे। ये पहले से ही दावा किया जा रहा था और ये सत्य भी हुआ है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए जरा ये जीत प्रवेश वर्मा का, अब देखिए कद कितना बड़ा हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा दिया है किस तरह से। और अच्छा, एक मजेदार चीज अपने दर्शकों को बता देते हैं, 25,057 वोट हैं प्रवेश वर्मा के पास, 22,057 वोट हैं अरविंद केजरीवाल के पास, 3,873 वोट हैं संदीप दीक्षित के पास। तो कांग्रेस ने, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि बी टीम का काम कर रही है, तो संदीप दीक्षित को 3,873 वोट मिलते हैं और 3,000 वोटों से बेसिकली जीते हैं प्रवेश वर्मा। ये उमाशंकर जी, अब आम आदमी पार्टी कहेगी ये बी टीम थी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की, आप ही जवाब दे दीजिए जल्दी से, इससे पहले ये आरोप आए। एक दूसरा रिजल्ट देख लीजिए। देखिए, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, बादली पर आ जाइए। बादली पर देवेंद्र यादव जी हमारे चुनाव लड़ रहे थे
और वो जितने वोटों से भाजपा से पीछे चल रहे हैं उतने वोट ही आम आदमी पार्टी लगभग पाई है। आम आदमी पार्टी वहां तीसरे पर है, उन्होंने भी यादव कैंडिडेट उतारा और भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई। तो बी टीम के रूप में कौन काम कर रहा है? आम आदमी पार्टी ना। अगर इनको चुनाव लड़ना था, इनको कांग्रेस पार्टी से बात करनी थी। एक तरफा अहंकार में पहले ही आके घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव कांग्रेस के साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता जी, मतलब नहीं बनता जी। तो ये जो परिणाम आया है उसके जिम्मेदार जो है यही है, जो हरियाणा का परिणाम था, जो गुजरात का था, जो गोवा का था, उस सबके जिम्मेदार यही है। और मैं फिर कह रहा हूं, छोटा रिचार्ज एक बहुत अच्छा इंग्लिश का भारतीय वर्ड है और वो है अरविंद केजरीवाल। जबरदस्त एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही है और ये थीसिस लिखी जाएंगी इस पर कि 10 साल में ही सब कुछ बदल गया। स्वाति हमारे साथ है। स्वाति, हम सुबह से चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं ये मानती हूँ जो लोग दिल्ली को समझते हैं, बीजेपी ने जब प्रवेश वर्मा का नाम आगे किया था, जो लोग समझते हैं प्रवेश वर्मा का, अगर आप प्रोफाइल देखेंगे, उनका कार्डर देखेंगे, उनकी पॉलिटिक्स देखेंगे, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो भी एक सीएम फैमिली से आते हैं, कुछ चीजें ब्लड में होती हैं, तो समझ में आ गया। तो चुनाव फंस गया केजरीवाल जी का और नतीजे देखिए। बिल्कुल, देखिए जब आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई थी उम्मीदवारों की, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नई दिल्ली सीट से था। उस वक्त प्रवेश वर्मा का नाम नहीं था। जब बैठक हुई केंद्र चुनाव समिति की और प्रवेश वर्मा एक फायर नेता दिल्ली के हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जब सांसदी का भी चुनाव प्रवेश वर्मा ने लड़ा था तो उस वक्त जीत प्रवेश वर्मा को मिली थी। और यही वजह है कि आगे की रणनीति के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सांसदी का टिकट दोबारा नहीं दिया, क्योंकि वो जीत कर चुनाव आए थे और दिल्ली में कई वोटरों में जो है वो उनका दबदबा माना जाता है। और यही वजह है कि जब अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी के तौर पर नई दिल्ली से लिस्ट सामने आई, उसके बाद जनता पार्टी केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जाए। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जब प्रवेश वर्मा ने हराया है तो ये भी कहा जा सकता है जो केंद्र नेतृत्व का फैसला था वो सही साबित हुआ है। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को भी आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें वो बड़े नेता नहीं मानते हैं। शराब घोटाले मामले में तमाम नेताओं का नाम सामने आया था और इसीलिए जो है शराब घोटाला का मामला जो निकलकर दिल्ली से सामने आया, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट हम कह सकते हैं जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। और प्रवेश वर्मा चुनाव वोटिंग जिस दिन से हुई उसके बाद से अगर बात करें तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर पर थे और पूजा पाठ, आज आपने तस्वीर भी देखी। आज तो भगवान जी मेहरबान हो, आज तो भगवान जी खास याद आते एग्जाम से पहले। स्वाति, मैं आपके पास आती हूँ, थोड़ा सा जाना है हमारे साथ किदवई जी। किदवई जी, शॉर्ट में आगे क्या करेंगे सर? 27 टफ हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में। देखिए, खाली 27 टफ होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज जो चुनावी प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा टफ है। और मेरी आपके साथ जीना जी पहली डिबेट है, मगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपने ये आज प्रूफ कर दिया और वाकई बहुत अच्छी पत्रकारिता करती हैं। आपने 3 चीज़ें बोली। एक, आपने बोला कि बीजेपी ने अंदर खाने बहुत मेहनत की। मैं भी मानता हूँ बीजेपी ने अंदर खाने बहुत मेहनत की। अंदर खाने वो गई, उन्होंने पैसा बांटने की कोशिश की, कई जगह इन्फ्लुएंस और तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की। दूसरी बात आपने बोली कि थीसिस लिखी जाएगी। शायद ये थीसिस मैं ही लिखूंगा, मैं अपनी पीएचडी इस पर कर लूंगा कि कैसे इलेक्शन को मैनिपुलेट करके एक इलेक्शंस को जीता जा सकता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये एक शोध का विषय है। यू आर 100% राइट, बैंग ऑन, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। तीसरा, रही बात अभी हमारे मनीष भाई हमारे, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मैं मानता हूं मनीष भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो मालिक होती है, लेकिन हिटलर शाही और ऑटोक्रेसी में शहंशाह मालिक होता है। और उसका आज आप देख रही हैं कि जिस तरह से, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस हो रहे थे उसमें कहा था कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हाई कोर्ट बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। एक शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, तो अब थीसिस तो 77 के बाद भी लिखी गई थी, इमरजेंसी के बाद भी। अच्छा, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आपके लिए एक सवाल रहेगा। प्रवेश वर्मा जीत गए हैं, ठीक है, अब आप लोगों ने शीश महल का मुद्दा बना लिया। जो भी सीएम बनेगा वो तो बता दीजिए, फेस आपके पास तो शायद मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, सीएम का नाम आ ही गया होगा। दूसरी बात ये, वो उस शीश महल में नहीं रहेगा जिसे आप शीश महल कहते हैं, वो सीएम आवास आप कहते हैं। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। अभी फराज जी ने लगातार लोकतंत्र पे सवाल खड़ा किया।
संसद के अंदर जो प्रवेश पत्र मिला है अखिलेश यादव का, उस पर सिग्नेचर चुनाव आयोग की ही है। कम से कम उस प्रवेश पत्र को या तो इस्तीफा दे दे 37 इनके सांसद, प्रवेश पत्र लेंगे चुनाव आयोग से, संसद के अंदर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे और उसी आयोग को जब संसद से बाहर आएंगे तो उसी आयोग को कफन भेंट कर देंगे। और ये कौन सी पार्टी है? ये वो पार्टी है जिसने 2012 में किसी उम्मीदवार को कन्नौज नहीं पहुंचने दिया था सिंबल लेकर भारतीय जनता पार्टी के, और डिम्पल जी को निर्विरोध सांसद बना दिया था। तो ये लोग भी आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कौन है शहंशाह? शहंशाह वो होता है जो सदन में खड़े होकर कहता है कि दिल्ली का मालिक मैं हूं जी, और उसी दिल्ली के मालिक के प्रचार के लिए अखिलेश यादव दौड़ते हुए गए थे और जहां जहां गए वहां बंटाधार हो गया। 2012 में पिताजी और चाचा जी ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के 14, 17, 19, 22 निगमों के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, और अभी दिल्ली गए, दिल्ली का चुनाव, सब चुनाव में हार ही मिली है। दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था, मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से अकाउंट खुला था, प्रवेश वर्मा की बेटी को आप सुन रहे थे, एक बेटा 2 बेटियां हैं उनकी, और ये हम सुन रहे हैं। लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा चल रहा है घर में। पापा बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी का साथ है, इसलिए हमें ये विक्ट्री मिली है। बस अब जीत के बाद क्या करेंगे आप? सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, पापा सबको जाके धन्यवाद देंगे। मैं इस पर आएंगे। आतिशी अपना चुनाव जीत गई है, बड़ी खबर, यहां पर थोड़ी सी राहत मिल गई है। सीएम आतिशी अपना चुनाव जीती। पहले खबर आई थी कि वो काफी पीछे हैं, लेकिन अब खबर आ रही कालकाजी सीट से जीती आतिशी, यानी कि रमेश बिदुड़ी हार गए हैं। बिदुड़ी साहब सुबह से बॉडी लैंग्वेज तो थोड़ी उनकी इसी तरह की थी, लेकिन फिर भी था कि जीत जाएंगे, काफी आगे चले, लेकिन अब खबर आ गई आतिशी अपना चुनाव जीत गई है। तो ये एक सम्माननीय कहा जा सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है। दिल्ली के सीएम आतिशी अपना चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी हार गई है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 48 पर बीजेपी, ये एक राहत की खबर। लेकिन टॉप लीडरशिप की जब बात होती है, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया नंबर 2 कहा जाता था पार्टी में, चुनाव हार गए। अच्छा, बार बार बात होती है दिल्ली के कथित शराब घोटाले की, उसमें जब आप 19 लोगों की लिस्ट देखेंगे तो ईडी ने, सीबीआई ने नंबर 1 आरोपी बनाया था मनीष सिसोदिया को। बहुत नुकसान हुआ, कुर्सी चली गई, आज विधायकी भी चली गई है, लेकिन आतिशी अपना चुनाव जीत गई हैं, ये बड़ी खबर। और यहां पर झटका है आपको, बिदुड़ी साहब हार गए और सीएम की लिस्ट में थे चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी बड़ी विनम्रता से जीत और हार दोनों को स्वीकार करती है। कालका जी विधानसभा क्षेत्र की जनता का जनादेश है, और भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी, रमेश जी भी स्वीकार करेंगे। हम कतई ये कहने नहीं जाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। अलका लंबा हार गई सर, बड़ा फेस, फायर ब्रांड लीडर दिल्ली में। बिल्कुल हमारे लिए ये निराशाजनक बात है। वो हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, लेकिन चूंकि वहां पे चुनाव जो है जनता ने 2 तरफा किया, इसलिए ये परिणाम जो है वो अप्रत्याशित नहीं है। ठीक है, मैं दरअसल हैपनिंग्स बहुत ज्यादा है। कुमार विश्वास ने क्या कहा सुनते हैं। कुमार विश्वास का तो पुराना जख्म है सुन लेते हैं एक बार। सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी ना किसी दल में अवश्य होगा, जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुमार विश्वास को थे, मुझे याद है जब दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, अन्ना आंदोलन जब था, कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल दोनों बैठे हुए थे इंडिया गेट के सामने, और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, तो कुमार विश्वास जो है अरविंद केजरीवाल को ऐसे समेटते हुए लेके जाते हैं। समय बड़ा निर्दयी है, देखिए आज खुश हो रहे हैं। स्वाति हमारे साथ में है। स्वाति, आतिशी जीत गई है, थोड़ी सी इज्जत बच गई, केजरीवाल जी हार गए, सिसोदिया जी हार गए, और कुमार विश्वास तो खुश हैं एकदम। आम आदमी पार्टी का जिन्होंने साथ छोड़ा उस वक्त
वो आज खुश जरूर होंगे, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आ रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव का वो बिल्कुल विपरीत है। आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा और इसी वजह से सुबह से ही कहीं ना कहीं मायूसी पार्टी कार्यालय में थी और नेता भी जो है वो गुमसुम से बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कहीं जो रुझान आ रहा है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और आम आदमी पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ेगी। ये उम्मीद आम आदमी पार्टी के नेताओं को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शुरू से जो पूरी तरह से आश्वस्त, अगर हम कहें, जिस तरह से हरियाणा के परिणाम को भी आपने देखा, उस दौरान भी बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही थी। तमाम एग्जिट पोल ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया था और यही वही जो उत्साहित बात करें हम भारतीय जनता पार्टी में जो हरियाणा के दौरान दिख रहा था, वही दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिख रहा था। और जो बड़े चुनाव हारे हैं, मनीष सिसोदिया का जिक्र लगातार आप कर रही हैं, ये भी समझना होगा कि जब शराब घोटाला के मामला पूरा दिल्ली में सामने आया तो आबकारी मंत्री उस वक्त मनीष सिसोदिया थे और कहीं ना कहीं उनकी छवि उससे खराब हुई है और अरविंद केजरीवाल खुद जो लगातार पार्टी ही बनी थी। दरअसल एक स्लोगन था एमसीडी इलेक्शन में, बार बार ये कहते थे कि शिक्षा मंत्री, कहा जाता था अरे एक्साइज मिनिस्टर भी वही है, एजुकेशन मिनिस्टर ही दिल्ली का एक्साइज मिनिस्टर है, ये कहा जाता था। बीजेपी शुक्ला जी बैठे कैंपेनिंग करते थे। एक बार मैं रंजन जी को ले आती हूँ। अब सर थोड़ा सा आप जानते हैं हैपनिंग बहुत ज्यादा है, आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन दिल्ली वालों के थोड़ा सा पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में मैं चाहूंगी आप बात कीजिएगा। यहाँ पर मुद्दे हावी हुए या वो जो करप्शन के जरिए आप आए थे और आपने दिया क्या, आप करप्शन के मुद्दे पर ही बाहर हुए हैं ये। और दिल्ली का जो भूगोल है और जो वहां की आबादी है, मेट्रोपॉलिटन मिनी इंडिया है दिल्ली सर, मिनी इंडिया। नहीं, मिनी इंडिया ही नहीं है। दिल्ली जो है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले भारत की राजधानी है और राजधानी की जो स्थिति होनी चाहिए वो अभी दिख नहीं रही है। दरअसल करप्शन का जो डेंट है, शीश महल का जो डेंट है, वो तो है ही छवि पे, क्योंकि उनका ईमानदार वाली जो छवि थी वो खत्म हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने जो रोजमर्रा के जीवन में उनकी समस्याएं हैं, जो सड़कें हैं, खराब पानी है, सीवर का पानी हर जगह बह रहा है, तो इन तमाम चीजों पे और डेवलपमेंट जो 10-12 साल में नहीं हुआ, क्योंकि लोग जितने भी आप देखेंगे चुनाव के दौरान जितने भी लोगों की बातें आ रही थी, जनता जो कह रही थी कि डेवलपमेंट तो शीला दीक्षित के समय में हुआ था, लोग उस वक्त को याद करते हैं, 12 साल पहले को याद करते हैं। तो 12 साल में पूरे देश में इतना डेवलपमेंट हुआ, हर तरफ हुआ, दिल्ली के लोगों को कहीं लग रहा था कि हम पिछड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अगर सब कुछ की जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि हमें कुछ करने नहीं दे रहा है, तो ये कोई बात नहीं हुई। तो फिर तो बीजेपी को हिला दो कि ताकि वो मिलके काम करें। दूसरी बात की जो केंद्रीय योजनाएं जो लागू नहीं की, खास तौर पे आयुष्मान भारत, तो गरीबों को लगा कि पूरे देश को मिल रहा है 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, हमें नहीं मिल रहा है। बुजुर्गों के लिए 70 साल के ऊपर वाली जो योजना थी 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज वाली, वो लागू नहीं की। तो ये चीजें तो रोकने कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि इसमें तो जनता का लाभ होना था, आपका कुछ नहीं जाना था। आप क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का मुद्दा जो है और जो झगड़ा जो केंद्र के साथ है वो ज्यादा हावी रहा। करप्शन तो डेंट किया ही, लेकिन विकास जो है वो बहुत ज्यादा हावी रहा। आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, ये बात सच है। मुझे याद है मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, बाईपास कराने हम गए थे, एक हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, और वहां पे बहुत सारे लोग जो है यूपी से, वेस्टर्न यूपी से, क्योंकि दिल्ली पास में पड़ता है, तो सर्जरी के लिए आए थे, वो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट ले रहे थे, मगर दिल्ली वाला नहीं ले सकता था उसका बेनिफिट। ये बात ग्राउंड पर थी, ये बात थी जो हमने एज अ नॉर्मल सिटीजन दिल्ली का देखी थी। ये बात आपने बहुत स्ट्रांग पॉइंट उठाया। मैं आपके पास आती हूँ सर, दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप ऑफिस के बाहर से। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे हमने लड्डू का ऑफर दे दिया, मिठाई का ऑफर दे दिया, सूट वूट भी सिलवा लिए हैं। जरा बताइएगा कि उस तरह की रौनक है, क्योंकि नंबर्स में तो नहीं है और केजरीवाल जी हार गए, सिसोदिया जी हार गए। दीपक, थोड़ा तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, यदि मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत हो चुका है। जो यहाँ की आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता थे वो भी अब धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, खास करके यदि अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, तो वो दोनों चुनाव हार चुके हैं। वहीं कालका जी से आतिशी ने चुनाव जीत करके एक कह सकते हैं छोटी सी खुशी आम आदमी पार्टी को जरूर दी होगी, लेकिन जो बड़े चेहरे थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया,
सिसोदिया, उनके हार के बाद कहीं ना कहीं पार्टी पे एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि विधानसभा के अंदर जब सत्र चलेगी तो अब जब आतिशी चुनाव जीत करके आई है तो ये उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष के नेता के तौर पे आतिशी को आगे किया जाएगा, क्योंकि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो आतिशी को सीएम बनाया जाता है। तो अब सदन के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पे आतिशी को आगे किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली का पूरा जो वोट बैंक रहा, जिस तरह से भाजपा की तरफ पूरा वोट बैंक गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम खास करके नई दिल्ली विधानसभा सीट का जिक्र करें जीनत, तो लगभग 3100 के वोट के आसपास अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। वही उतना ही वोट संदीप दीक्षित को कहीं ना कहीं पड़ा है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरवाने में, और साथ ही जो तमाम जो दिल्ली का जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो दिल्ली का जो पूरा वोट बैंक चेंज हुआ है, तो उसमें कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। साथ ही दो ऐसे सीट का यदि मैं जिक्र करना चाहूँगा, मुस्तफाबाद और ओखला, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के वोट बैंक है, लेकिन उस दोनों सीट पे भी भाजपा बहुमत से आगे बढ़ रही है। हालांकि ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो दोनों सीट भी भाजपा के खेमे में ही जाएगी। और जिस तरह से पूरे आंकड़े की बात करें, 48 का जो ये पूरा आंकड़ा है भाजपा का, तो ये एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं कि 27 साल के बाद आप रहिए, क्योंकि आपने ओखला का जिक्र किया है। शुक्ला जी, सवाल आपके लिए आएगा। ओवैसी साहब ने बेनिफिट पहुंचा दिया, क्योंकि मैं ही देख रही थी, ओवैसी साहब ने यहाँ पर हालांकि दंगों का आरोप था, शिफाउर रहमान को कैंडिडेट बनाया, और जहां जहां पे AIMIM होती है वहां पर आपको फायदा होता है। दूसरा, जब हम ओखला की बात करते हैं, मैं बीजेपी की कुछ ऐसी सीटें बता देती हूँ जहां पर बीजेपी कभी जीती नहीं है, दिल्ली की कुछ सीटें, जिसमें ओखला भी है, सुल्तानपुर, माजरा, मंगोलपुरी, बल्ली मारान, विकासपुरी, जंगपुरा, देवली। जंगपुरा आप जीत गए हैं, ये आपने इतिहास रच दिया। अंबेडकर नगर, ओखला, कोंडली, सीलमपुर, मटिया महल। ओखला में ओवैसी साहब को थैंक यू भेजेंगे? थैंक यू तो दिल्ली की जनता को। देखिए, अभी नीलू रंजन जी ने एक दो बातें कही। मैं भी 15 दिन चुनाव में था दिल्ली में। दो योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड, केवल भारत में दो राज्यों ने नहीं लागू किया, एक दिल्ली, एक पश्चिम बंगाल ने नहीं लागू कर रखा है। केंद्र की योजना है, केंद्र के खजाने से पैसा जाता है और जनता को लाभ मिलता है, और इसका बड़ा रिएक्शन था जनता। अच्छा, ये फैमिली भी है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी उन्हें दीदी बोलते हैं, वो भाई बोलती हैं, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल जी। अब वो तो देखिए, भाई बोले, बुआ बोले, वो उनका अपना मामला है, लेकिन जनता के साथ इन लोगों ने अन्याय किया। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम आयुष्मान योजना को पहली कैबिनेट की मीटिंग में लागू करेंगे, और 5 लाख नहीं, दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है किसानों की, लेकिन को लगता है 25-30 लाख किसान भी हैं दिल्ली में, उनको किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया नहीं मिलता। तो इतनी खराब नीयत का व्यक्ति 11 साल तक दिल्ली की कुर्सी पे बैठा रहा। दिल्ली को जहां विकास की दौड़ में शामिल होना चाहिए था, कहीं ना कहीं दिल्ली पिछड़ी है। दिल्ली प्रदेश को दिल्ली प्रदेश सरकार को जहां जहां काम करना था, जीनत जी, धौला कुआं आपको ध्यान में होगा, 1.5 घंटे 1 घंटे जाम लगता था। वहां जो अंडरपास बनाया, भारत सरकार ने एक बनाया, जो पेरीफेयर बना, उसके नाते से भी ट्रकों का बोझ कम हुआ। नहीं तो मूलचंद से लेके एक लाइन लगी रहती थी ट्रकों की। तो हमने, हमारे पास जितना अधिकार क्षेत्र था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास, वहां काम किया। जनता को डिफरेंस दिख रहा था। नहीं, पर आपके LG साहब ने काम नहीं करने दिया सर। LG साहब ने हर फाइल रोकी। आप जिस लिकर स्कैम की बात करते हैं, साइन का जिक्र हुआ था। एक बार मैं नीलू जी को इस पर लाऊंगी। नीलू जी, क्या दिल्ली वालों ने ये सोचा कि ये रोज LG, रोज मुख्यमंत्री, रोज LG, रोज मुख्यमंत्री, ये वहां पैदल मार्च कर रहे हैं, वो वहां से आ रहे हैं, फाइलें इधर उधर हो रही हैं, तो एक कोई मौका दे देते हैं? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी भी, और शायद दिल्ली जैसी फजीयत कहीं नहीं हुई इस तरह के रिश्तों में। आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये फजीयत हुई है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि जब से दिल्ली बनी है और संविधान में नई धारा जोड़ के दिल्ली को अधिकार दिया गया है, सीधा डिस्ट्रिक्ट के समय में कहीं कोई। एक बड़ी खबर आ गई है सर, बातचीत करेंगे। पटपरगंज से आपके अवधोजा चुनाव हार गए, लग भी रहा था। बमुश्किल से जो है वो जीते थे मनीष सिसोदिया 2020 में, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, अवध ओझा अपना चुनाव हार गए हैं। ये हॉट सीट थी और माना जा रहा था सिसोदिया। देखिए, होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी टिकट देने से पहले ग्राउंड पर अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है, मूड तय करती है, तैयार करती है। माना गया कि मनीष सिसोदिया के लिए सीट फंस जाएगी, उन्हें जंगपुरा भेजा गया। प्रवीण कुमार वहां से थे, उनकी टिकट काट दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब यहां पर अवध ओझा हार गए और भारी नुकसान। स्वाति हमारे साथ में। स्वाति, पटपड़गंज भी गया,
हॉट सीट थी। लगा अवध ओझा साहब सोशल इन्फ्लुएंसर है, बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाना और वोटर को पढ़ाना दो अलग चीजें हैं। जी बिल्कुल, देखिए उस सीट पर पिछली बार भी मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया की सीट आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि उन्हें पटपड़गंज से जंगपुरा भेजना है और यही मनीष सिसोदिया लोग बाहरी मानते थे और कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रहा है हार का, जो मनीष सिसोदिया को हार मिली है। दूसरी तरफ अवध ओझा की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई और अवध ओझा को हार मिली है। ये क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं मजबूत है और पिछली बार चूंकि सामने मनीष सिसोदिया थे, इसी वजह से जो कम मार्जिन था वो देखने को मिला था। लेकिन इस बार जब प्रत्याशी अवध ओझा को बनाया गया तो उस वक्त से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आश्वस्त उस सीट को लेकर देख रही थी। एक तो मनीष सिसोदिया की सीट को बदलना, तो वहां पर जो वोटर्स है उनके मन में नाराजगी इस बात को लेकर रही। वहां उत्तराखंड के भी उस सीट पर ज्यादा है और यही वजह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उस सीट पर प्रचार किया। जो उत्तराखंड के नेता है वो उस सीट पर डटे रहे जिससे बीजेपी की जीत हो सके। और अवध ओझा को आपने देखा होगा चुनाव लड़ते हुए ज्यादा जो है उत्साहित अवध ओझा नजर नहीं आ रहे थे और वहां पर यह भी समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार थे वो पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, मजबूत नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर देखा जा सकता है हार को लेकर। अगर हम बात कर रहे हैं लगातार, तो अनिल चौधरी एक मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने दिल्ली में दूसरा स्वाति राहुल गांधी ने दूसरी जो भरोसा राहुल गांधी ने प्रचार किया था। अब तो सवाल उठेगा राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी। अब तो उमा शंकर जी चले गए, वरना मैं पूछती कि दिल्ली में कांग्रेस हारी है तो जिम्मेदारी किसकी है। थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, सवाल थोड़े से तीखे हो जाते हैं। तो लेकिन राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस नहीं है दिल्ली में। आप जाके मिलिए, चाहे सब्जी वालों से, चाहे आप रिक्शे वालों से, आप टैक्सी वालों से मिलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों से मिलिए, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम आ चुका है। देखिए पार्टी में अंदरूनी नाराजगी भी निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी भले अलग अलग सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए, वो अनिल चौधरी के लिए भी वो प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदरूनी जो घमासान है वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। कल भी आपने देखा होगा कि संदीप दीक्षित के खिलाफ लगातार कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने आया था और कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर देखने को मिली है कि अंदर ही एक दूसरे के प्रति नाराजगी थी। और राहुल गांधी खास तौर पर जब भी प्रचार के लिए निकले अलग अलग सीटों पर तो निशाने पर अरविंद केजरीवाल ही रहे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा घेरते हुए नजर नहीं आते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हुए नजर आए, चाहे यमुना का मुद्दा हो या शराब घोटाला हो, उस पर राहुल गांधी लगातार, जहां भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी प्रचार के लिए निकले अपने प्रत्याशियों के लिए, चाहे नई दिल्ली की सीट हो या अनिल चौधरी के लिए वो गए हो या और भी प्रत्याशियों के लिए गए हो, वहां पर लगातार अरविंद केजरीवाल को उन्होंने घेरा। और खास तौर पर जो एक फैक्टर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में रहा वो है शराब घोटाला, जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा है। और कहीं ना कहीं ये एक वजह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि भ्रष्टाचार, अगर बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो दिल्ली की जनता तय करेगी, अगर वो चुनाव हारते हैं तो यानी ये है कि दिल्ली की जनता में भी कहीं ना कहीं धूमिल छवि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले दिनों आप देखिए लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, बयान लगातार नेताओं द्वारा दिया जा रहा था और ये दो मुद्दे प्रमुखता के साथ इस चुनाव में देखने को मिले हैं। एक शराब घोटाले की बात करें या शीश महल की बात करें, बीजेपी मुद्दे को छोड़ा ठीक स्वाति आपके पास आते हैं और प्रोटेस्ट बहुत से देखिए कॉन्फ्रेंस में हाँ ठीक स्वाति, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लगातार देख रहे हैं ये कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही जश्न की, वो भी दिखा देते हैं। दीपक से भी जरा आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें देख लेंगे। और नीलू जी एक चीज आप जरूर बताइएगा, कांग्रेस का क्या होगा सर? कांग्रेस का क्या होगा? राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल होगा। अभी लवली साहब को मैं सुन रही थी, बहुत खुश हैं, नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा अवसर है और अगर आम आदमी पार्टी यहाँ से जाती है
तो जो आगे रिवाइवल है वो कांग्रेस का ही है, क्योंकि कांग्रेस का ही जो वोट बैंक है वो उसी को आम आदमी पार्टी ने लिया था। ठीक बात। दूसरी बात कि 2 साल बाद 27 में पंजाब में इलेक्शन है और पंजाब में सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, तो वहां पे कांग्रेस देख रही है कि हमें वहां भी फायदा होगा इसका। और दिल्ली में अगर प्रचार में देखें तो जो पंजाब के जो कांग्रेस के नेता थे वो ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रचार कर रहे थे दिल्ली वालों की तुलना में, दिल्ली कांग्रेस नेताओं की तुलना में, तो वो भी है। उसके बाद आप देखेंगे कि 27 के दिसंबर में गुजरात में इलेक्शन होगा, तो वहां कांग्रेस को लगेगा जो 13% एक बड़ी खबर आ गई सर बात करेंगे। प्रवेश वर्मा को सुनते हैं। और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मास्टर ऑफ बिजनेस की पढ़ाई करते हैं और मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स हो गए हैं यही होता है। 2014 में लोकसभा चुनाव में पहली बार जीते, दिल्ली पश्चिमी सीट से 19 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, सांसद बन गए। 1 सितंबर 2014 से उन्होंने संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभाली। विधानसभा चुनाव 2013 के लिए भाजपा चुनाव समिति के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया था। उसके अलावा ये प्रवेश वर्मा के बारे में आप जान लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वर्मा ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी महाबल मिश्रा को हरा दिया, जो कि 2009 से पश्चिमी दिल्ली से ही सांसद थे। और प्रवेश वर्मा एक बार फिर से, अब ये जरा तस्वीरें देख लीजिए आप, टेलीविजन स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए। नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 कहा जाता है मनीष सिसोदिया को, हार गए। अवध ओझा, बहुत लोग सुनते हैं, स्टूडेंट्स सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन वोटर्स को नहीं पसंद आए, पटपड़गंज वालों को पसंद नहीं आए, उनकी स्पीच पसंद नहीं आई, उनके प्रोमिसेस पसंद नहीं आए। और होता यह है कि सरकार का बैगेज था उनके ऊपर, मनीष सिसोदिया का एक बैगेज था, अरविंद केजरीवाल का एक बैगेज था, आपके ऊपर जो आरोप लगे थे वो एक बैगेज था, और शायद इस वजह से परफॉर्मेंस ऐसी रही है। लेकिन ऑप्शन है, मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशन जरूर देंगे। तस्वीर देखिए, होली दिवाली सब मना रहे हैं बीजेपी वाले, क्योंकि 1998 के बाद फिर से दिल्ली हाथ में आई है। दिल्ली बहुत दूर हो गई थी शुक्ला जी। निश्चित रूप से 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार में नहीं थी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ जी तोड़ मेहनत की, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल 11 साल से जो केंद्र की सरकार थी उसका भी लाभ वहाँ की जनता को अरविंद केजरीवाल की बदनीयती के नाते से नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा दुख भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को यही था कि जो उनकी चाहत थी पूरे देश में जिन योजनाओं को लागू करके आम जनता तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा रहे थे, वो बदनीयती जो केजरीवाल जी की थी उसके नाते से दिल्ली की जनता उसका लाभ नहीं ले पा रही थी। मैं एक झोपड़पट्टी में गया था, किरवी प्लेस नाम है, सदर बाजार कैंट में। 22 साल से उस झोपड़पट्टी में बिजली और पानी दोनों नहीं है। किस नारकी जीवन में वहां लोग जी रहे थे। कांग्रेस की सरकार के समय में बिजली कटी थी, आज तक नहीं आई थी। सर आप वैसे बच नहीं सकते, आप अगर ये बात करेंगे तो सांसद तो दिल्ली वालों ने दिए ना। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं सांसद के हाथ में कुछ है नहीं। देखिए, सांसद तो दिल्ली वाले आप ही को चुन रहे थे, और 3 बार क्लीन स्वीप सर। बिल्कुल नहीं, मैं उसका बता देता हूं, चूंकि राज्य सरकार का अनुभव मुझे उत्तर प्रदेश में है। 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी, 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए। जिन्हें जी मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, वाराणसी को लेके उनके मन में तमाम योजनाएं थी, और अखिलेश यादव की सरकार, वहां के डीएम ने जो चीजें तोड़नी थी उसको तोड़ दी। मलबा 1 साल तक पड़ा था। ये राज्य सरकार करती है कई चीजें, जो जमीनों को एक्वायर करना, बिजली को पहुंचाना, उसकी साफ सफाई, कानून व्यवस्था के भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो मलबा पड़ा रहा, साल भर तक पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? कि ये मैसेज जाए कि नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में इतनी गंदगी है। तो देखिए, तमाम काम जो राज्य सरकारों के पास है, बिजली, सड़क, पानी, ठीक है, दिल्ली सरकार के सर अब जीत गए हैं तो जो भी बोलेंगे सुना जाएगा। एलजी साहब तो सुप्रीम पावर थे दिल्ली में, हमने भी करीब से देखा है, आप भी दिल्ली आते रहे, जानते हैं। स्वाति और दीपक, कोई भी हलचल हो तो प्लीज बताइएगा, कोई अपडेट हो तो प्लीज। क्या रंजन साहब हैं हमारे साथ? ठीक है, एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हम रंजन साहब से बात करेंगे, लेकिन शुक्ला जी एक जो बड़ी बात कही जा रही है, आप सिर्फ इस वजह से नहीं जीते हैं कि आप कुछ बड़ा देने वाले हैं दिल्ली वालों को, आपने दे दिया। मैंने आपके सांसदों की परफॉर्मेंस की बात की,
सरकार की कुछ कमियां रह गई दिल्ली सरकार की? नहीं, उनकी अच्छाई क्या क्या थी, उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से क्या क्या पूरे किए, कितने स्कूल बना दिए उन्होंने कहा था कि हम शुचिता पूर्वक सरकार चलाएंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तमाम जिन बातों को केजरीवाल जी ने कहा। पहली बात क्या कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आ गए। हम छोटा सा मकान लेंगे, शीश महल बनवा लिया। अच्छा, शीश महल, अब सुन लीजिए, अब शीश महल की बात करें, जो भी सीएम बनेगा वो उस सीएम आवास में नहीं रहेगा? नहीं, सीएम आवास क्या करेंगे आप? वहां पे नहीं रहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं जीनत जी, दिल्ली और अन्य प्रदेशों में अंतर है। अन्य प्रदेशों में मकान निश्चित है कि ये सीएम आवास है। दिल्ली में जितने सीएम हुए, मदन लाल खुराना जी से लेके अरविंद केजरीवाल तक, सबके अलग अलग आवास थे। आतिशी कहाँ रहती थी? अरविंद केजरीवाल जी 13 के बाद कहाँ थे? आप सीधा जवाब सर, सीधा जवाब सर, सीधा जवाब सर, ये बताइए। नहीं सर, दिल्ली में कोई भी आवास अधिकृत नहीं है कि यही सीएम आवास है, जैसे उत्तर प्रदेश में। नहीं, उस शीश महल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे जिसे आप कहते हैं, क्योंकि वो सीएम आवास है, आम आदमी पार्टी कहती है। ये तो सरकार, देखिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप के पास व्यवस्थाएं हो, आप सिक्योरिटी भी लीजिए, लेकिन जिस जनता ने आपको चुना है, सोच लीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा समय दे देता हूं, सोच लीजिए। मुझे सोचना नहीं है, सोच ये लीजिए, तो अलॉटमेंट होता है। नहीं कि उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं वो सीएम आवास है। आप लोगों ने शीश महल कर दिया। स्वाति, ये सवाल पीछा छोड़ेगा बीजेपी का? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है वो सीएम आवास था, उसमें रेनोवेशन का काम हुआ, फाइल तो एलजी साहब ने साइन की। अब आप जीते हैं, बीजेपी वाले, अगर सीएम बनेगा तो वो कहां रहेगा? क्या उसमें नहीं रहेगा? ये सवाल पीछा छोड़ेगा बीजेपी का? देखिए, अगर उसमें रहेंगे तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरी है और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया है। खासतौर पर शीश महल का मुद्दा, कि जिस तरह से महल बनाया गया और आम आदमी पार्टी की, और एक ये भी वजह है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि बार बार ये कहते रहे कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे सरकार बनने के बाद। शुरुआती दिनों की बात करें जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, और उसके बाद जिस तरह से वो रहे हैं, जिस तरह से उनका पूरा कार्यकाल रहा है, इसे लेकर लगातार बीजेपी ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर उसमें रहते हैं तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आम आदमी पार्टी जिसके लिए बनी थी, वो कहीं ना कहीं मुद्दे पीछे रह गए। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जब बनी उस दौरान लगातार ये कहा गया कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं उसको आम आदमी पार्टी बनकर अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि उन मुद्दों को, लेकिन जिस तरह से आरोप लगा, शीश महल का मुद्दा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान की ओर लेकर गई है, क्योंकि पार्टी जब से बनी है तब से दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में भरोसा किया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र लाए गए, वो आम आदमी पार्टी से बढ़कर घोषणा पत्र भी था। और इसीलिए दिल्ली की जनता को हमेशा से स्मार्ट कहा जाता है कि जो वोटर्स हैं वो स्मार्ट हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि आपके पास आते हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में सभी 70 सीटों के रुझानों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी 48 सीटों पर, आप 22 सीटों पर, और देखिए बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हार गए। अरविंद केजरीवाल प्रमुख चेहरा, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय बाबरपुर सीट अपनी हार जाते हैं, अवध ओझा सीट हार गई। अच्छी बात है कि आतिशी जीत गई है, थोड़ी सी जो है स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन वो अकेले क्या कर लेंगी? अब 22 सीटों से आप क्या कर लेंगे अगर ये एग्जैक्ट फिगर हो जाते हैं तो? लेकिन अब स्थिति आपके सामने है, बीजेपी 48 सीटों पर, आप 22 सीटों पर आगे है, और बहुत बड़ा फासला है। कोई जादू, कोई मैजिक हो गया तो हो गया, वरना बहुत फर्क रहता नहीं है। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार हम दीपक का रुख कर लेते हैं, तस्वीरें देखिएगा। जश्न शुरू हो गया है, ये देखिए प्रवेश वर्मा। अच्छा शुक्ला जी, थोड़ा सा बता दीजिए, हम क्या सीएम को देख रहे हैं दिल्ली के? देखिए, इसका फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी और वहां के विधायक लेंगे। और ये सवाल मेरे ठीक, एक मिनट हम सुनते हैं जरा एक बार, ये क्या कह रहे हैं। ये हाथ में एक पोस्टर है, एक सिंबॉलिक होगा, और ये अच्छा फाड़ते हुए वो जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग हुई थी कुछ वही है, और कहा था कि मैं यमुना जी में डाल कर आऊंगा। प्रवेश वर्मा ने गजब का इलेक्शन लड़ा गया। वैसे सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक मीम्स बने, कोई लिहाज नहीं। अच्छा, ये पॉलिटिक्स का एक नया ही दौर है कि जहाँ पर रिस्पेक्ट तो खैर बची नहीं है, बहुत ना के बराबर हम देखते हैं कि पर्सनल अटैक ज़्यादा होते हैं।
हालांकि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना तरीका देखिए। ये देखिए प्रवेश वर्मा को लेकर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि सीएम फेस की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम आगे है और प्रवेश वर्मा की प्रोफाइल हमने बताई। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए प्रवेश वर्मा के बारे में। प्रवेश वर्मा जब अपना चुनाव जीते थे पश्चिमी दिल्ली से 5,78,486 वोटों से, और दिल्ली में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे जीत के। एक बार मैं स्वाति का ही रुख कर लेती हूँ। स्वाति, हम प्रवेश वर्मा को देख रहे हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, सभी के मन में सवाल होगा, हालांकि शुक्ला जी बोल नहीं रहे हैं कि क्या हम दिल्ली के सीएम को देख रहे हैं, नए सीएम को। देखिए, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुनाव हराया है और इसीलिए बार बार उनसे ये सवाल पूछा जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चुना जाएगा, तब से प्रवेश वर्मा से ही सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि नई सीट है जो मुख्यमंत्री को चुनता है। प्रवेश वर्मा वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक प्रोसेस है और उसके तहत मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। लेकिन प्रवेश वर्मा को लेकर इसलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि एक तो नई दिल्ली से वो प्रत्याशी दिल्ली मुख्यमंत्री को चुन कि शीला दीक्षित भी वहां से चुनी गई थी और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। अरविंद केजरीवाल भी वहीं से चुनाव जीते नई दिल्ली सीट से और उसके बाद लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली सीट पर जीत हुई है, वो भी प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव, तो ऐसे में सबसे आगे इस वक्त रेस में दिख रहे हैं। लेकिन अभी आज के बाद अब बैठकें शुरू होंगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया है और यही वजह है कि उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा जब तक एक रोचक हिस्ट्री है, एक रोचक हिस्ट्री है स्वाति, जो लोग दिल्ली को समझते हैं। एक रोचक हिस्ट्री है कि जो पहली बार विधायक बनता है वो सीएम बनता है, क्योंकि आपने नई दिल्ली सीट का जिक्र किया तो सुषमा स्वराज एक कॉन्ट्रडिक्शन था, एक अपवाद थी, और प्रवेश वर्मा पहली बार विधायक बने हैं, सांसद वो रहे हैं। तो वो जो होता है ना कि सारे नंबर, आप न्यूमरोलॉजी की बात कर ले, आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले, आपके सूर्य चंद्रमा सारे ग्रहों की बात कर ले, सारे फेवर में जा रहे हैं प्रवेश वर्मा के। जी बिल्कुल, पूरी दिल्ली में इसी बात को लेकर चर्चा है कि क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, क्योंकि जिन भी आप देख ले मामलों को, प्रवेश वर्मा उसमें सबसे आगे हैं और नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतकर अभी प्रवेश वर्मा आए हैं। तो ऐसे में उनके नाम को लेकर भी मंथन होगा, लेकिन अब केंद्रीय आला कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कई बार ये उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने अलग अलग प्रदेश को देखा है कि कई बार चर्चाएं होती हैं लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी अभी चुनाव जीत कर आए हैं उनके मन में उम्मीदें हैं जब तक कुछ तय नहीं हो जाता। प्रवेश वर्मा अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके भी आए, क्योंकि नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा जीते हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया। और एक और चीज, क्योंकि वो अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, हाँ स्वाति, बहुत करीबी माने जाते हैं अमित शाह के, जो मैं शुरू में कह रही थी, और आपने मीटिंग का जिक्र कर दिया, ये लग रहा है सब उसी दिशा में जा रहा है। शुक्ला जी बता दीजिए आप। नहीं, देखिए राजनीति में प्रिडिक्शन करने का अधिकार पॉलिटिकल आदमी को नहीं होता, हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं। और देखिए सबके प्रयास से दिल्ली में जीत हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ता, पूरे देश के कार्यकर्ता। ठीक, एक बार मैं दीपक को भी शामिल करती हूँ। दीपक, यहाँ तो सीएम की बातें हो रही हैं, शायद 7 बजे पीएम आने वाले हैं तो शायद तस्वीर साफ हो जाए। देखिए मीटिंग का बहुत बड़ी खबर स्वाति ने दी है वैसे, कि किसी और नेता के गृह मंत्री से मिलने की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रवेश वर्मा मिले हैं। और हम स्पेक्यूलेशन तो होती है, राजनीति तो है ही, संभावनाओं का पूरा खेल। दीपक, आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। सीएम हार गए, अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे, डिप्टी सीएम का चेहरा रहे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे, वो हार गए, अवध ओझा हार गए पटपड़गंज से। सिर्फ आतिशी क्या कर लेंगी, वो जीत भी गई हैं। तो
यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। जो तैयारियां सुबह से लगातार चल रही थी, जो जश्न का माहौल सुबह से बनाया जा रहा था, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ से लोग भी जाने लगे और जो यहाँ पे जो तैयारियां हुई थी उसको अब यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि जो रुझान थे वो अब धीरे धीरे परिणाम में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। और खास करके यदि अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, मनीष सिसोदिया की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले, तो ये 3 बड़े चेहरे थे जो चुनाव अब हार चुके हैं। वहीं कालका जिसे आतिशी ने बाजी मार ली है, लेकिन आतिशी के जीतने से कुछ बहुत बड़ा वहां पे आम आदमी पार्टी को हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि जब पहली बार चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, उसके बाद से जब 15 में चुनाव लड़ा गया था तो 67 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। फिर दोबारा 20 में चुनाव लड़े, फिर 63 सीटों पे चुनाव वो जीत करके आते हैं। लेकिन जिस तरह से 25 का आंकड़ा देखा जाए तो 25 के चुनाव में कह सकते हैं कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दिया है। लगातार जो बड़े चेहरे थे उसको हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एमसीडी के चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में फिर से मेयर का चुनाव होगा और इसका साफ तौर पे जो असर है वो एमसीडी में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की जो तैयारियां, हर साल मेयर चेंज होता है, हर साल मेयर चेंज होता है, तो वहाँ पे तो जो नंबर्स हैं वो सेम रहेंगे। इलेक्शन तो 5 साल बाद ही, तो वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और जब आने वाले इलेक्शंस जब होंगे, अब जैसे बीजेपी बिहार में बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेगी कि अपने दम पर आए, तो वो एक साइकोलॉजिकली जो बूस्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाति, आपने बहुत बड़ी खबर दी है, जो लोग समझ सकते हैं इस पॉलिटिक्स को, कि अमित शाह से प्रवेश वर्मा की मुलाकात हुई है। ये छोटी खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है। अभी तक क्या किसी और नेता के मिलने की खबर आई है इस तरह से? देखिए, अभी सिर्फ प्रवेश वर्मा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके कुछ देर पहले ही निकले हैं। और ये माना जा रहा है कि नई दिल्ली सीट से चूंकि अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया, और जैसे ही तस्वीर साफ हो गई कि अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, उसके तुरंत बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। वहां पर मुलाकात हुई है प्रवेश वर्मा के गृह मंत्री अमित शाह के साथ, और उसके बाद प्रवेश वर्मा वहां से रवाना हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनाव उन्होंने हराया है। और अभी तक कोई और नेता की मुलाकात गृह मंत्री के साथ नहीं हुई है, क्योंकि शाम में कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम बीजेपी हेडक्वार्टर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, तमाम जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से वो वहां पर पहुंचेंगे और संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे, क्योंकि इस दिन का इंतजार बीजेपी के नेता भी कर रहे थे। और इसके अलावा बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आज के दिन को लेकर इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, और आज वो दिन है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, कार्यकर्ताओं को क्या प्रधानमंत्री कहेंगे इस पर सबकी नजरें हैं। और अलग अलग दूर दराज से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने भी शुरू हो गए, क्योंकि जश्न का माहौल दिल्ली बीजेपी कार्यालय में है, और शाम में बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहीं पर पूरी तरह से तैयारी की जाएगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी प्रधानमंत्री कहेंगे। आज के बाद कल से मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो मंथन शुरू हो जाएगा, और जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय आला कमान है, वो मंथन करेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। और कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं भी हुई होंगी, लेकिन अब जब बीजेपी ने दिल्ली में जीत दर्ज कर ली है, तो कल से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी मंथन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। और ट्विटर पे तो हम जंग देख ही रहे हैं, और देखिए, चाहे भावना गौर का जिक्र करें, मदन लाल, गिरीश सोनी, राजेश ऋषि, नरेश यादव, पवन शर्मा, रोहित मेहरोलिया, विजेंद्र गर्ग, ये सब जो है बहुत खुश होंगे क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए थे। मिल्कीपुर में 29वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। क्या फासला है बता देते हैं आपको। 60,936 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता। मिल्कीपुर भी बीजेपी जीत चुकी है। एक राउंड में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी सिमाब हमें जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से डिफरेंस नजर आ रहा था, ये सीट जो है बीजेपी कम से कम 60,000 से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। 61,000 ही कह सकते हैं हम राउंड फिगर में, 60,936। समाजवादी पार्टी तो बहुत अटैकिंग थी, अखिलेश यादव को आपने सुना होगा। और अगर मैं एक लाइन में पूछ लूं, इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया आपको, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के आधार पर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में और वहीं बैठकर कहते हैं कि आयोग निष्पक्ष नहीं है।
मिल्कीपुर अखिलेश यादव की जो दोहरा चरित्र है, जो दोहरी नीति है, उसके नाते से वहां की जनता ने उनको हराया है। दो मैं केस बताता हूं। और देखिए, सुनते हैं हरदीप सिंह पुरी को। आप उनको जो भी सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वो मिलती रहेंगी, पर उसके अलावा हम क्या करेंगे? अभी आप देखिए, एक 3 सेक्शंस हैं जनरली मैं कहूँ। एक तो जो क्लस्टर्स में रहते हैं, दूसरा जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, और तीसरा जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट है। उसमें मैं मुस्लिम कम्युनिटी भी, मेरे सिख कम्युनिटी में, हमारे पंजाबी, सबको अगर मैं देखा जाए, तीनों में बहुत ही सिग्निफिकेंट भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड्स किए। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनीज में जो लोग बसे हुए हैं, आपको याद होगा जब मैं उस मंत्रालय के साथ जुड़ा होता कुछ ही एक साल पहले, तो हमने कालका जी में, मुझे याद है, 3200 आवास उनको बना के दिए। विदुरी जी की कैंपेन वहां से इस बारी शुरू हुई थी। अभी कुछ ही महीने पहले जेलर वाला बाग में 1800 आवास फ्लैट्स बना के दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ हमारे भाइयों और बहनों को, जिसमें मालिकाना हक बहनों का है, आवास दिलवाए। जब उन्होंने फिर 2024 में दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बना के देंगे। तो एक तरह तो मोदी जी का ये डेवलपमेंट मॉडल है। और उसके तरफ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिल्ली में जो देश भर में केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको लागू ही नहीं करने दिया। अब आयुष्मान भारत जैसी योजना, तो इस बारी कहा कि ठीक है, आप कहते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं। हम हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे। देखिए, जो दिल्ली में झुग्गियों का जिक्र हुआ कि भाई अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आप बीजेपी आएगी तो सब कुछ छीन लेगी, लेकिन इस पर बात करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर की बात कर लेते हैं। 29वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा वोटों से चंद्रभान पासवान आगे। जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला था, पिछड़ा दलित आदिवासी की वो बात करते हैं, फ्लॉप हो गया यहां पर। देखिए, समाजवादी पार्टी को उसके ही फॉर्मूले पर बीजेपी ने यहां पर हरा दिया है। सीमा, अब यहां पर जो आप सुबह कह रहे थे कि देखिए आपका अनुमान था कि 60,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी हार जाएगी, अब आप बता दीजिए ये किस आधार पे आपने लगाया था? क्योंकि ये एग्जैक्ट जा रहा है, एग्जैक्ट, ना इधर ना उधर। और अवधेश प्रसाद जी की पूरी जिंदगी वो कहते हैं कि मिल्कीपुर को उन्होंने समर्पित कर दी, 34,000 से जीतेंगे। वो गणित खराब हो गया, उनका गणित बिगड़ गया, वो रोना धोना कुछ काम नहीं आया। देखिए बिल्कुल 60,933 वोट से 29 राउंड हो गए। अब एक राउंड और बचा है, तो यानी कि ये मान लीजिए कि 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चंद्रभानु पासवान आगे हो गए हैं और एक राउंड बचा है। एक राउंड में ये मान लीजिए कि 2,000 लगभग वोटों से और आगे होंगे वो, क्योंकि अभी जो पता चल रहा है वो जो डिब्बे खुलने बाकी है, ये जो ईवीएम्स खुलनी बाकी, वो ईवीएम्स हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा है। तो ऐसे में 62,000 63,000 वोट जो एक अनुमान लगाया जा रहा था सुबह से पहले दूसरे राउंड के बाद, वो एकदम सही साबित होता दिख रहा है। 54,000 वोट से अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीते थे, तब सांसद बने थे, और अब 63,000 वोट से जो है वो चुनाव हारेंगे विधानसभा का। तो जिस तरह से मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा था, 5,000 6,000 3 राउंड में 10,000, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 60,000 का आंकड़ा पार करेगा, 60 से 65,000 के बीच में रहेगा, और उसी जगह पर जो है ये आंकड़ा आकर रुका। और इस बात का जिक्र भारत समाचार पहले भी कर चुका है कि 60 से 65,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत होगी। रही पीडीए फार्मूले की बात, तो पीडीए में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव हमेशा करते रहे और उसको लेकर झंडा बुलंद किए रहे। उसी तरह से अवधेश प्रसाद भी जो है वो तमाम बातें करते रहे कि हमारे साथ दलित समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है और पिछड़े समाज का वोट है, और इसी को लेकर वो प्रचार भी करते रहे, तमाम बातें गिनाते रहे और कमियां गिनाते रहे भारतीय जनता पार्टी की, और साथ साथ ये भी कहते रहे कि प्रशासन का दुरुपयोग कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। इसको वो आज सुबह भी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मार्जिन जो है वो देखने को मिला, लेकिन इसके पीछे जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नेता हैं उनकी मेहनत का भी नतीजा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बार यहाँ पर आए चुनाव के दौरान, और दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आए, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और
इसके अलावा कई एक मंत्री यहाँ पर गली गली जो है वो वोट मांगते रहे, नुक्कड़ सभाएं छोटी छोटी 20-20, 25-25 लोगों के बीच में करते रहे, और विधायक तो 10-10, 5-5 लोगों के बीच में जाकर बैठते रहे और बात करते रहे। उसके बावजूद भी ये जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कहते रहे कि साहब वो हम कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं क्योंकि हमारा पीडीए फार्मूला काम आ रहा है, लेकिन पीडीए फार्मूला यहाँ पर फेल हो गया। दूसरी बात, जो अवधेश प्रसाद रोए थे दलित बेटी की हत्या पर, वो इस बात को, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को मान के चल रहे थे कि वो ये चाह रहे थे कि ये जो दलित वोट है वो यूनाइट होगा उनके रोने से, लेकिन उसका भी असर इस चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा, और बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। 62,000-63,000 से अगर जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो ये अपने आप में भी अद्भुत है, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से जो है वो कोई भी चुनाव बहुत कम लोग जीत पाते हैं, जो कि उपचुनाव में मिल्कीपुर में देखने को मिला। तो बहरहाल जश्न का माहौल है, तमाम नेता मंत्री वह अयोध्या में हैं, पहुंच रहे हैं भाजपा कार्यालय में, वो जश्न मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जश्न मनाने की। तो एक अलग ही माहौल है, और समाजवादी पार्टी के खैमे में कहीं ना कहीं मायूसी है, और जो ठीकरा है हार का वो प्रशासन के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि इन्होंने फर्जी मतदान करा लिया, बाहर से लोगों को बुला के मतदान करा लिया, पीठासीन अधिकारी सेट कर लिए, उन्होंने वोट डाल दिया, पुलिस के लोगों ने डाल दिया। तो इस तरह की बातें पूरे चुनाव में देखने को मिली, और लास्ट तक यही जो है वो मुद्दे अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि जो ट्वीट्स आ रहे हैं विपक्ष के, जो बयानात आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये सब चीज़ों का जिक्र हो रहा है, जिस बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। तो बहरहाल अब कुछ हुआ हो वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को वोट गया वो अच्छा, कैसे क्योंकि गया, आपने ट्वीट किया, ट्वीट की बात की है। सीमा आप रहिए एक सेकंड हमारे साथ में। देखिए, अखिलेश यादव ने 9 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, मैं उस ट्वीट का ही जिक्र कर देती हूँ आप, लेकिन हाँ दर्शकों से देखिए, ग्राफिक्स टीम ने हमारी क्या जबरदस्त काम किया। मिल्कीपुर ये हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, और अभी इसमें आगे पासवान जी हैं। अच्छा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव ने पूरा एक बड़ा सा ट्वीट किया जैसे कोई आर्टिकल हो, और वो लिखते हैं ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट जो है वो अभी अब से थोड़ी देर पहले आया, 10 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट पहले ये ट्वीट। और लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठ जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। तो इस ट्वीट के जरिए, यानी कि 9 मिनट पहले, क्योंकि एक राउंड रह गया है, तो अखिलेश यादव ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चुनाव जो है बीजेपी जीत चुकी है, वो हार चुके हैं, और इस ट्वीट में वो नाराजगी दिखा रहे हैं। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव हो, लेकिन 403 विधानसभाओं में 420 नहीं चलेगी, ये कहते हैं अखिलेश यादव। सीमा अब यहाँ पर अखिलेश यादव ने भयंकर गुस्सा जाहिर किया है और कह रहे हैं कि आप जीत जाइए, जैसे भी जीत जाइए, लेकिन आप आंखों में आंखें नहीं डाल पाएंगे। सबको पता है कि आप कैसे जीते हैं। मोदी जी के प्रति भरोसे की जीत है, भाजपा के प्रति विश्वास की जीत है, सुशासन के लिए यह जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया, और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला, कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। सर, मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बड़ी जीत, मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूँ। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहाँ की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूँगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर, जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, उसको क्या? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं, चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए
लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है कि किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है, सुशासन देख रही है, बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रहेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना, बीजेपी खुश है। सीमा, आप जो मैं जिक्र कर रही थी, अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए स्वीकार कर लिया है कि हार गए हैं। बिल्कुल, बीजेपी के जो नेता हैं वो जाहिर है कि खुश नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके तमाम चीज़ें जो है वो जाहिर की हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना, उन्होंने देखिए साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ये अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है और 27 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो जश्न मना रहे हैं ये आईने में अपना आंखें से आंखें नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि इनकी जीत खोखली है और बेईमानी के प्रशासन के तंत्र पर जो है वो ये जीत हासिल किया है मिल्कीपुर में। तो इसका जवाब जनता जो है वो 2027 में देगी और पीडीए एकजुट होकर 27 में इसका जवाब देगा। तो बहरहाल 27 में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 60,000 वोटों से ज़्यादा मतों से जो है वो जीत रहा है और 63,000 के लगभग उनकी जीत अनुमानित है, क्योंकि एक राउंड की अभी गिनती बची है और उसके बाद विजयी चंद्रभानु पासवान घोषित कर दिए जाएंगे कि वो कितने मार्जिन से जीते हैं। तो बहरहाल अपनी अपनी बातें अपनी अपने तरीके से लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ अखिलेश यादव इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि एक जो विधानसभा है उसमें तो बेईमानी कर सकते हैं प्रशासन के लोग, लेकिन 403 में नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। तो 27 में किस तरह से क्या चुनाव होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जो मिल्कीपुर का सपना आंखों में संजोए हुए थे, मिल्कीपुर की जो मिल्कीपुर है वो किसकी मिल्कियत होगी, तो वो भाजपा की मिल्कियत अब हो चुकी है और भाजपा यहाँ से जीत हासिल कर चुकी है। बस खाली औपचारिक घोषणा होना बाकी है और नंबर्स बाकी हैं बताना कि कितने वोटों से जीत हुई है। तो अपने अपने तरीके से नेता अपनी बात रखते हैं, लेकिन चंद्रभानु पासवान का जो है वो सिक्का चला यहाँ पर। अब वो विधायक होने में कोई कोर कसर उनके नहीं है और थोड़ी देर में इस बात की घोषणा हो जाएगी कि कितने वोटों से वो विजयी हुए हैं। हालांकि सूचना मिल रही है कि अभी थोड़ी देर में चंद्रभानु पासवान यहाँ काउंटिंग स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर मीडिया से वो बात भी करेंगे। तो बहरहाल ये सारी इन सब चीज़ों के बीच में तमाम मुद्दे, तमाम बातें और तमाम आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम मिल्कीपुर में लहरा दिया है और अब इसी परचम के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी आगे बढ़ेगी कि इसी फार्मूले पर आगे बढ़ा जाए, जिससे कि जो सीमा शायद अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये जो मिल्कीपुर की जीत है तो अपने आप ये क्रेडिट जाता है योगी आदित्यनाथ को, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, सीट है जहां पर जो मंत्री उतारे, 40 विधायक लगाए, जमानत भी जब्त हो चुकी है 2 बार। और शायद सीमा अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वाति एक बार देखिएगा, सीमा अब तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वाति, ये खबरें आ रही है कि सिवाय आतिशी को छोड़ के केजरीवाल कैबिनेट जो थी, हालांकि केजरीवाल तो सीएम नहीं थे, लेकिन जो अभी की कैबिनेट थी वो हार चुकी है। सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। ठीक है, ये तस्वीरें देख लीजिएगा जश्न की, बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। जीत गई हैं आतिशी, हार गए हैं रमेश बिदुड़ी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। क्या आदेश वो भी आपको बता देते हैं। सरकारी फाइलों को सुरक्षित रखने के निर्देश, यानी कि अब असली खेल शुरू हो गया है जांच का। इन्वेस्टिगेशन बैठेगी, दिल्ली सचिवालय को सील किया गया। अभी तो नई सरकार ने शपथ भी नहीं ली है, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं आए हैं, 48-22 देख रहे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। जो आप कैंपेन में सुनते थे कि हमें आने दीजिए, सारी जांच कराएंगे, दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं, यानी कि
देखिए, लिकर स्कैम जब हुआ था, ये कहा गया कि किसी भी फाइल पे अरविंद केजरीवाल के साइन नहीं थे, और पिछली बार हुआ भी ये कि किसी भी फाइल पे एज अ चीफ मिनिस्टर, जब अरविंद केजरीवाल थे एज अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने किसी फाइल पे साइन भी नहीं किए थे। लिहाजा लिकर स्कैम की इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर उनके साइन नहीं मिले। कहा गया कि कुछ आईफोन का जिक्र हुआ था और बाकायदा जो कॉल्स की जाती हैं, तो ये कहा गया कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट पे उनका जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ एक फोन कॉल का जिक्र हुआ था, लेकिन फेस टाइम पे बात कराने का जिक्र हुआ था। स्वाति, अभी सरकार ने शपथ नहीं ली, हम सीएम पर बात कर रहे थे, प्रवेश वर्मा की मीटिंग पे बात करते, मुख्य सचिव ने आदेश दे दिए हैं कि सचिवालय सील कर दिया जाए। शुरू हो गई जांच पड़ताल, जबरदस्त। इसे हम वेंडेटा पॉलिटिक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स तो शुरू हो गई है। अब आपकी खैर नहीं। बिल्कुल, इस पर सियासत भी अभी तेज होगी, क्योंकि अब सत्ता पलट गई है दिल्ली में, बीजेपी जीत गई है चुनाव। थोड़ी देर में औपचारिक तौर पर भी सामने आ जाएगा, और जिस तरह से अभी आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी सरकार दिल्ली में बना रही है। तो ये कहा जा सकता है कि यही वजह है कि जो फाइलें हैं उसको सेफ किया जा रहा है, कि अब चूंकि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और आपने देखा था कि आपने जिक्र भी किया है खुद की शराब घोटाले मामले को लेकर, जब नाम आया उस दौरान अरविंद केजरीवाल का साइन से लेकर तमाम चीजों को लेकर जो है वो राजनीति देखने को मिली है। और अरविंद केजरीवाल वो नेता जिन्होंने अपने पास एक मंत्रालय तक नहीं रखा था, और किसी भी फाइल में अरविंद केजरीवाल का जो है वो हस्ताक्षर नहीं पाया गया था। और यही वजह है कि ये आदेश जो है वो दिया गया है कि पूरी तरह से सील किया जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सत्ता दिल्ली में बदल चुकी है, और आम आदमी पार्टी जो लंबे समय तक दिल्ली में सरकार में थी, अब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। अब तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कल से इस पर मंथन भी शुरू होगा, और इसी को देखते हुए जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसी को देखते हुए यह आदेश मुख्य सचिव का है कि सील किया जाए, कोई दस्तावेज इधर से उधर ना हो। ये इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया, और कहीं ना कहीं आज जो नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की सामने आएगी वो देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पर रहने पर यह कहा जा सकता है कि शराब घोटाले का जो मामला आया उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान दिल्ली में पहुंचाया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, स्वाति, एक चीज जो नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से, ठीक है दीपक कुछ हलचल हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हार गए, सौरभ भारद्वाज को लेकर भी जानकारी आ रही है, जल्दी से जरा बता दीजिए, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल स्वाति से लूंगी। ऐसी भी खबरें आ रही है, जीता कौन फिर आतिशी के सिवा? जी बिल्कुल, यदि अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का जिक्र करें तो हालांकि वो अब सीएम नहीं रहे, लेकिन फिर भी यदि उनके कैबिनेट का जिक्र किया जाए तो एक आतिशी है और मुकेश सहलावत है, जो दो चेहरे हैं जो इस वक्त सिर्फ जीत हासिल किए हैं। बाकी तमाम जो बड़े चेहरे थे, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो और खुद अरविंद केजरीवाल हो, वो चुनाव हार चुके हैं। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है, और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि सचिवालय को सील किया गया, यानी कि जो दिल्ली सचिवालय है जहां पे आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री थे वो वहां पे बैठते थे, वो पूरा सचिवालय को सील किया गया और तमाम फाइल को सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी कर दिया। यानी कि सिर्फ अभी रुझान आए हैं, परिणाम भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। बीजेपी की सरकार लगभग बनना तय हो चुका है, और साथ ही एक्शन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं एलजी नजर आ रहे हैं। और जो पहला आदेश उन्होंने दिया, उन्होंने पहला आदेश यही जारी किया कि सचिवालय को सील किया जाए और सचिवालय में जितने भी फाइल हैं उनको सुरक्षित किया जाए। क्योंकि हमने देखा था कि भाजपा जब चुनाव प्रचार के दौरान उतरी थी, उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया था, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या फिर ठीक दीपक, स्वाति, अमित शाह ने खुद दीपक आपके पास आते हैं। स्वाति, हमने सुना था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यहाँ पर कांग्रेस कुछ वैसे ही नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस वाले बहुत खुश है अरविंद केजरीवाल के हारने से। मैं देख रही हूँ पूरा सोशल मीडिया मीम्स भरे हुए हैं। बड़ी खबर, एक मिनट, अब बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी। पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना बीजेपी नहीं कर सकती, इसी वजह से चुनाव तंत्र का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश हुई है। जो मैंने जिक्र किया, धांधली एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 में नहीं कर पाओगे। देखिए,
कि 420 नहीं चलेगी 403 विधानसभाओं में। अखिलेश यादव का ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। ये अखिलेश यादव अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अपना गुस्सा दिखाते हुए अब से 23 मिनट पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जश्न आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे, एक एक करके सबका सच सामने आएगा। अखिलेश यादव का गुस्सा तो परसों ही समझ में आ गया था जब उन्होंने कहा था, ये देखिए ट्वीट, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, बड़ा ट्वीट। मैंने कहा था कि प्रॉपर एक आर्टिकल लिख दिया अखिलेश यादव ने। 23 मिनट पहले ट्वीट आया है, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जो है किसी भी तरह से आप जीत नहीं सकते, ये बड़ी बात। लेकिन हम कह रहे थे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस वाले अपनी हार से ज्यादा आम आदमी पार्टी की हार से खुश हैं। कह रहे हैं चलिए बीजेपी ही सही, 2013 वाला, 15 वाला, 20 वाला बदला ले लिया, चाहे बीजेपी ने लिया। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।